कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बात किया था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में बात किया था। अब हम लोग ने बात किया था कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कोई सा भी लाए तो वो क्यों, जिस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है वो क्यों यूज़ हो रहा है, उस चीज़ को फुलफिल करना चाहिए। इवन वो उस चीज़ तो फुलफिल कर रहा है, तो वो जिस काम में यूज़ हो रहा है, मान लेते हैं एक चीज़ है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो आपके कॉन्ट्रासेप्शन तो फुलफिल तो कर ले, आप तो स्पर्म और ओवम की जो मिलन है उसे रोकना है, आप तो प्रेगनेंसी से बचाना है, तो वो तो कर ले, पर वो आपके सेक्सुअल द लाइफ सेक्सुअल डिजायर के साथ खेल कर दे रहा है। हाँ कि ना, आपके सेक्सुअल प्लेजर में इंटरप्शन डाल है, तो लोग उसे यूज़ नहीं करेंगे, लोग उसे यूज़ नहीं करेंगे। तो जो आइदर कॉन्ट्रासेप्टिव है वो कैसा होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, यूज़र आसानी से यूज़ कर पाए, उसे आसानी से समझ आ पाए। दूसरा, वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं तो मुझे बहुत दूर जाना पड़ रहा है। जैसे पहले गवर्नमेंट जब आज़ाद हुआ था बताते थे देश, तो उसके बाद एक ही इंडियन कंपनी थी गवर्नमेंट की जो वॉच बनाती थी, क्या बनाती थी, घड़ी, घड़ी बनाती थी, वॉच बनाती थी। तो उसके लिए आपको पहले लेटर लिखना पड़ता था, फिर 6 से 8 महीने लिखना पड़ता था, उसका नाम शायद HMT कुछ था। शायद HMT ही था। तो फिर उस समय तो क्या हुआ, लोग या तो लोग वो गवर्नमेंट की वॉच पहने, और उसे आने में बड़ा समय लगता था, प्लस लेटर लिख, कितने लेटर पोस्ट करो उसके भी 6 महीने 8 महीने बाद आती थी वो। दूसरी बात, बाहर से इलीगली मंगवाना पड़ता था, इलीगली मंगवाओगे तो महंगा पड़ जाता था, महंगा पड़ जाता था। और हाँ कि ना, यस सर, क्योंकि उस समय फॉरेन ट्रेडर्स, इंडिया का मार्केट बंद था, यहाँ की कंपनी को ग्लो करने थे, पर गवर्नमेंट यहाँ की कंपनी वालों को भी ग्लो नहीं वो पाई, तो थी उस समय गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था ना, तो और बाहर से भी नहीं आ पा रहा था, तो प्रॉब्लम थी। तो उस समय कौन, ये टाटा ग्रुप वालों ने टाइटन लॉन्च किया, तो अब वो इतना चला क्यों, क्योंकि वो यूज़र फ्रेंडली था, उन लोग का जो सिस्टम था, शॉप थी, वो यूज़र फ्रेंडली थी। जाके टाइटन के शोरूम में जाओ, या आप लेटर लिखो, आपको थोड़े समय में ही मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल हो जाते थे। हाँ कि ना, गवर्नमेंट वॉच से ज़्यादा अच्छी थी, इफ़ेक्टिव थी, तो ज़्यादा अच्छी थी, तो वो चली। वैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इजीली अवेलेबल होगा तो लोग यूज़ करेंगे, इफेक्टिव होगा तो लोग यूज़ करेंगे। प्लस ऐसा तो नहीं थी हमेशा ही प्रेगनेंसी से बचना है, क्या पता आगे अगर किसी कपल का हुआ थी हमें बच्चे पैदा करने हैं, तो उस समय प्रेगनेंसी होनी जरूरी है, तो रिवर्सिबल होना चाहिए। प्लस आप अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ तो नहीं करोगे इस चीज़ के लिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि आजकल फीमेल्स में तो अल्कोहल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मैं मेल्स को भी मना करता हूँ, अल्कोहल जो है वो मेल्स को भी इफेक्ट डाल रहा है, पर आप फीमेल्स में अल्कोहल का जो वो है बताते हैं, अल्कोहल्स का बेसिकली आप बोल सकते हो, अल्कोहल्स का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, ज़्यादा जल्दी दिखता है। हाँ कि ना, यस सर। अब सर, अब बेसिक एक आता है कि सर जो बाहर के पी लें क्या उन्हें इफेक्ट नहीं डालता, आंसर है डालता है। पर आप एनवायरमेंटल कंडीशन भी तो देखो, जो फौजी हिमालय के तरफ लेते हैं, हिमालयन रेंजेस में लेते हैं, उन्हें पीना पड़ता है थोड़ा सा, क्यों, बॉडी तो गर्म रखने थे। तो जो स्कैंडिनेवियन, जो यूरोपियन कंट्री थी, वहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो वहाँ पे तो लोग अर्ली टाइम से कंज्यूम करते हुए आए हैं, क्योंकि वहाँ पे बॉडी को गर्म रखने के लिए। हाँ कि ना, पर यहाँ पे इंडिया जैसे वेदर में जहाँ पे प्यूबर्टी भी लड़कियों में जल्दी आती है इन कंपैरिजन टू दोस्त कंट्रीज, ये यहाँ पे नहीं चलेगा। अगर आप साउथ ईस्टर्न बेल्ट में, यानी सदर्न एशियन बेल्ट में देखेंगे कंट्रीज में, तो आप साउथ कोरिया, जापान, ये सब जाएंगे जहाँ पे अल्कोहल का कंजप्शन फीमेल भी करती हैं, तो वहाँ की फर्टिलिटी रेट लो भी है। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन आपको देख के भी चलना पड़ता है, आपके एनवायरनमेंट के साथ आप के हिसाब से आप जी सकते हो। तो वैसे ही जो है, तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। अल्कोहल के साइड इफेक्ट हैं, लोग समझ नहीं रहे, आगे जाके प्रॉब्लम आएगी कंसीव करने में, अभी नहीं दिख रहा है। हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर में कुछ ज़्यादा ही डूब जा रहे, ये फ्रीडम नहीं है, ये तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ योर फ्रीडम है। ठीक है, समझने की बात है। अब जो नहीं समझना चाह रहा उसे समझाने की बात नहीं है। ठीक है, मैं अपना माथा पेची उसमें नहीं करने वाला, जो सुनने के तैयार है उसे समझाना है, जो नहीं सुनने के तैयार है वो गटर में गिरे। ठीक है, तो इसके भी साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, ये आपके सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल नीड, सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल लाइफ के साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इंटरकोर्स या कोइटस क्यों करते हैं लोग जनरली, सेक्सुअल प्लेजर को रिलीव करने के लिए, लस्ट को रिलीव करने के लिए, तो उसके साथ वो नहीं करना चाहिए।
समझ में आया? यस सर। उसके साथ ये इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये तो इसमें आते हैं ट्रेडिशनल मेथड और आते हैं कौन, मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में हम बॉडी के फंक्शन, बॉडी जिस तरीके से फंक्शन करती है उन्हीं का यूज करते कॉन्ट्रासेप्शन करते हैं। पहला हो जाता है पीरियोडिक एब्सटिनेंस, जब आप फर्टाइल पीरियड के दौरान वो नहीं करते, क्या नहीं करते, रिप्रोडक्शन नहीं करते। और फर्स्ट फर्टाइल पीरियड क्या लेता है, 10 से 20 डे। तो फर्स्ट से 10th डे और 20 से 28 डे क्या होगा, सेफ पीरियड होगा। क्या होगा, सेफ पीरियड होगा, हाँ कि ना, सेफ पीरियड होगा, हाँ कि ना, सेफ पीरियड होगा, हाँ कि ना, समझ में आया? सेफ पीरियड होगा, हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, सेफ पीरियड होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे आते हैं कोइटस इंटरप्टस में। जब आप इजैकुलेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ना करते, पुल आउट कर जाते हो और फिर बाहर ताकलते हो, इजैकुलेट करते हो। ठीक है, फिर लैक्टेशनल एमिनोरिया आता है, जब प्रोलैक्टिन की मात्रा बॉडी में ज़्यादा रहती है तो ये गोनेडोट्रोपिन की मात्रा को सप्रेस करता है। गोनेडोट्रोपिन की मात्रा सप्रेस होती है, मतलब एफएसएलएच की मात्रा सप्रेस होती है, तो ओवली वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चालू कर पाती, वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू नहीं कर पाती। समझ में आई इतनी बात? ये सर, इतनी बात तो हमें समझ में आती है। ठीक है, तो ये जो तीनों है, कोइटस इंटरप्टस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, लैक्टेशनल एमिनोरिया, इन तीनों की फीलियल रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ये बहुत ज़्यादा हाई है और बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है सर। अब आते हैं हम मॉडर्न डे मेथड में, जी यहाँ पे हम केमिकल्स का यूज़ करेंगे, मॉडर्न साइंस से बने हुए टूल्स का यूज़ करेंगे। फॉल्ट आ देते हैं आपके कॉन्ट्रसेप्शन में, आपके कॉन्ट्रसेप्शन के लिए, हाँ कि ना, यस सर। आपके कॉन्ट्रसेप्शन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्या, आर्टिफिशियल मेथड या आपके मॉडर्न डे मेथड। अब मैं आपको पहले बताऊंगा कि ये किन बेसिस पे काम करते हैं, हाँ कि ना, आर्टिफिशियल मेथड या मॉडर्न डे मेथड। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग तो कॉन्ट्रसेप्शन करने मतलब प्रेगनेंसी रोकना है, तो प्रेगनेंसी होता कैसे है, रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मेल और फीमेल गायमोट, मेल और फीमेल जाइगोट फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और वो जाइगोट जब इम्प्लांट होता है तब जाते बोलते हैं कि प्रेगनेंसी हुई है, हाँ कि ना। तो यहाँ पे मैं क्या जाइगोट बनने ही ना दूँ, तो क्या वो लोकेगा, तो वो क्या बच जाएगा कि जाइगोट बनेगा ही नहीं, तो इम्प्लांट क्या होगा, हाँ कि ना, प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। तो एक होता है कि मैं जाइगोट बनने ही ना दूँ, जाइगोट कैसे नहीं बनने दूंगा, मेल और फीमेल गैमेट तो मिलने ही नहीं दूंगा, हाँ कि ना। और मेल और फीमेल गैमेट तो मिलने से कैसे बचाऊंगा, उनके बीच में एक बैरियर लगा दे। तो एक होता है बैरियल मेथड, एक होता है बैरियल मेथड, हाँ कि ना, यस सर, एक होता है बैरियल मेथड, हाँ कि ना। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है कि आप जाइगोट बन गया है तो उसे इम्प्लांट ना होने दे, उसे इम्प्लांट ना होने दे। ठीक है, तो उसके लिए टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे उसमें आईयूडीज का यूज करते हैं, उसमें आईयूडीज, पिल्स, बहुत सी पिल्स का यूज करते हैं। तीसरी बात क्या कर सकते हैं कि आप उन्हें फर्टिलाइज नहीं होने दे रहे, और अगर आप बैरियर का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसा कुछ कर लें जिससे ओवम या स्पर्म मर जाए, हाँ कि ना, जिससे ओवम या स्पर्म मर जाए, आप पिल्स का यूज़ कर ले लें, हाँ कि ना, समझ में आया? यस सर। आप इम्प्लांट ना होने के लिए भी पिल्स का यूज़ करते हैं। स्पर्म और ओवम तो नुकसान पहुंचाने के लिए भी पिल आईयूडीज का भी यूज़ किया जाता है। तो ऐसा नहीं है आईयूडीज और पिल्स एक स्पेसिफिक काम कर लें, आईयूडीज और पिल्स दोनों क्या काम करते हैं, ये इनके अलग अलग टाइप लेते हैं। ये आपके स्पर्म को नुकसान पहुंचाते हैं, स्पर्म को वो कर सकते हैं, मतलब कि नॉर्म स्पर्म फर्टिलाइज ना कर पाए, ऐसा कर सकते हैं। दूसरी बात, कंडीशन ऐसी कर सकते हैं कि आपका जो वो है यूटस है उसमें इम्प्लांटेशन ना हो पाए, उसमें इम्प्लांटेशन ना हो पाए, हाँ कि ना, यस सर। अब ये बात तो हो गई थी, ये इस तरीके के मेथड हो सकते हैं, ये तरीके के मेथड हैं। अब बैरियर मेथड में 3 से 4 चीज़ें यूज़ की जाती हैं, वो समझनी है। उससे पहले आर्टिफिशियल मेथड, अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड की बात कर लूँ तो ट्रेडिशनल मेथड सभी जो हैं वो एक टेम्पररी मेथड है, वो रिवर्सिबल है। जब आपको तो कंसीव करना होगा चाइल्ड, तब आप ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के आप कंसीव कर सकते हैं, हाँ कि ना,
यस सर। पर आर्टिफिशियल मेथड में जो कुछ मेथड ऐसे रहते हैं जो आप तो परमानेंटली वो करते हैं कि आप बता देते हैं आप परमानेंटली कंसीव ना कर पाए। तो टेम्पररी मेथड जो है इनमें आप क्या करते हैं, टेम्पररी मेथड में आप कुछ ऐसी ही टेक्निक्स का यूज करते हैं जिससे आप कुछ समय के लिए कंसीव ना कर पाए, हाँ कि ना। और उनमें यूज होता है बैरियल मेथड, आईयूडी और पिल्स। अब एक होता है जिससे आप आगे चलते कभी कंसीव नहीं कर पाएंगे और वो होता है परमानेंट मेथड। हाँ कि ना। जो परमानेंट मेथड नियरली इरिवर्सिबल है, इसे वापस से रिवर्स करना बहुत मुश्किल रहता है, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, तो पहले हम लोग तो टेम्पररी मेथड के बारे में पढ़ना है कि आप इसे रिवर्स कर सकते हैं, जब आपको कंसीव करना हो फ्यूचर में तब आप कंसीव कर सकते हैं। आप में ऐसी लिस्टेशन नहीं है, इसे आप ये बोल सकते हैं कि अभी के लिए यूज कर लें तो कि अभी हमें कंसीव नहीं करना है किसी कपल को, ठीक है। समझ में आया। तो टेम्पररी मेथड का नाम आप यूज कर सकते हो स्पेसिंग मेथड। अब स्पेसिंग मेथड भी क्यों बोलते हैं, टेम्पररी मेथड का दूसरा नाम स्पेसिंग मेथड क्या है। स्पेसिंग जो है वो बेसिकली ये है कि आप गवर्नमेंट बोलती है कि आप दो चाइल्ड का लें और दोनों चाइल्ड के बीच में एटलीस्ट 3 ईयर का गैप लें। ऐसा क्यों सर, एटलीस्ट 3 ईयर का क्यों? ताकि आप एक समय पे आपकी फैमिली पे किसी भी यानी अगर एक समय में आपकी फैमिली में एक साथ दोनों की पढ़ाई का खर्चा, दोनों की किसी भी चीज़ के रिलेटेड खर्चा ना पड़े, हाँ कि ना। ठीक है, तो एटलीस्ट 3 साल का गैप लें। अब मान लेते हैं अगर 1 साल का गैप हुआ तो दोनों एक साथ 12th 11th ऐसे में हो सकते हैं, तो आपके परिवार में प्रॉब्लम आ सकती है। एक साथ बहुत ज़्यादा खर्चा का दबाव पड़ सकता है। उससे बचने के लिए आप एटलीस्ट 3 साल का गैप लें। इसीलिए आप यहाँ पे क्या क्रिएट कर लें, स्पेस क्रिएट कर लें अपने बच्चों के बीच में सालों का। तो ये कहलाता है स्पेसिंग मेथड। पर सर आप परमानेंट क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि जब आप टेम्पररी मेथड लगवाएंगे लगाएंगे तो आप पहले बच्चे के बाद लगाएंगे, टेम्पररी मेथड लगाएंगे। और फिर आप तो जब 3 साल बाद सेकंड बच्चा करना होगा तो आप टेम्पररी मेथड हटा देंगे, यूज करना बंद कर देंगे, हाँ कि ना। तो ये एक रिवर्सिबल है, इसीलिए इसका नाम टेम्पररी मेथड है। और टेम्पररी मेथड को ही स्पेसिंग मेथड बोलते हैं। क्या परमानेंट मेथड स्पेसिंग के काम आ सकते हैं? आंसर है नहीं। आंसर है नहीं। समझ में आया? यस सर। आंसर है नहीं। ठीक है, तो टेम्पररी मेथड में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैरियल मेथड की। यस सर। अब बैरियल मेथड में बात करते हैं तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फीमेल गैमेट मतलब ओवम, सेकेंडली ओसाइट, और क्या देते हैं स्पर्म, जो वो है कौन, मेल गैमेट, उसके बीच में क्या कर दे रहे हैं, एक बैरियर प्रोवाइड कर दे रहे हैं। उनकी फिजिकल मीटिंग तो लोग दे रहे हैं, तो एक फिजिकल बैरियर उनके बीच में प्रोवाइड कर दे रहे हैं, हाँ कि ना। उनकी फिजिकल मीटिंग को लोग दे रहे हैं, हाँ कि ना। किसकी मदद से? बैरियर की मदद से। अब मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ, तो मान लेते हैं ये है ओवली, ये है इनफंडिबुलम, यहाँ से निकला आपका एम्प्यूला, गया फिर स्टमस आया। अब ये आ गया आपका यूटस, हाँ कि ना। यस सर, ये आ गया आपका यूटस, ये आ गया आपका सर्विक्स, और ये आ गया आपका वेजाइना, हाँ कि ना। यस सर, ये आ गया आपका वेजाइना। ठीक है सर, यहाँ पे भी एक बनेगा पर उसे अभी नहीं बना रहा हूँ। अब ये आ गया आपका वेजाइना, ये आ गया आपका मेल पेनिस, हाँ कि ना। ये आ गया आपका मेल पेनिस। समझ में आई इतनी बात? यस सर, इतनी बात हमें समझ में आती है। तो ये आ गया आपका मेल पेनिस। अब समझने की बात है, कि जब मेल पेनिस स्पर्म रिलीज करेगा तो वो इधर ऐसे करेगा, हाँ कि ना। हाँ कि ना। समझ में आया? ऐसे रिलीज करेगा, हाँ कि ना। ये सर ऐसे रिलीज करेगा। तो जब आपको बैरियर बनाना है तो आप तो यहाँ इनफंडिबुलम में जो प्रेजेंट एग है यहाँ पे आने से बचाना है, इस एरिया में आने से बचाना है। तो स्पर्म आएगा कैसे? इधर से निकलेगा। सॉरी, ऊपर चल दिया यार, क्या हुआ, हाथ कैसे फिसल गया। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा आपका स्पर्म, ठीक है, और यहाँ पे घुसेगा और यहाँ पे आएगा, हाँ कि ना। ये ऊपर जो निकल गया उसे वो करें,
इग्नोर करें, इतने बात तो मैं गेस कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से भी, हाँ कि ना। ये क्या हो गया यार, ये चल क्यों नहीं दे सकती। ठीक है, तो स्पर्म आएगा, तो आपको स्पर्म को इस बात में रोकना है, आने से रोकना है, फिजिकल मीटिंग से ही रोकना है। तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे स्पर्म रिलीज होगा, जहाँ पे बॉडी में स्पर्म रिलीज होगा, मतलब कहाँ पे सर, कहाँ पे रिलीज होता है, आंसर है, आ देते हैं, स्पर्म बॉडी के किधर रिलीज होता है, ये बात बताओ। वेजाइना में रिलीज होता है, किधर रिलीज होता है, वेजाइना में रिलीज होता है, हाँ कि ना। और उसे क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक बैरियर आप यहीं पे लगा देंगे, एक बैरियर आप यहीं पे लगा देंगे, बैरियर यहीं पे लगा दिया जाता है, हाँ कि ना। ये सर, बैरियर यहीं पे लगा दिया जाता है, तो स्पर्म यहाँ से एंटर ही नहीं कर पाता, यहाँ से स्पर्म एंटर ही नहीं कर पाता, हाँ कि ना। तो यहीं पे बैरियर लगा दिया जाता है। अब यहाँ पे जो बैरियर लगाए जाते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। पहला तरीका क्या है उनमें, पहला तरीका है कॉन्डम, पहला तरीका क्या है, कॉन्डम, हाँ कि ना। पहला तरीका क्या है, कॉन्डम, हाँ कि ना। ठीक है, पहला तरीका क्या है, कॉन्डम, समझ में आया। अब कॉन्डम क्या है, कॉन्डम रबर, लेटेक्स, ये सब से बना हुआ है, एक वो है पतला सा मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, या मेम्ब्रेन लाइक रबर सली का स्ट्रक्चर है, जो रबर या लेटेक्स से बना हुआ है। अब ये क्या करता है, ये एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है। क्या होते हैं, मान लेते हैं ये है पेनिस, इसके ऊपर यहाँ से इंसेमिनेट होना है ग्लैंड्स पेनिस से, तो इसके ऊपर ऐसे करते कॉन्डम लगा लिया जाता है, हाँ कि ना। यस सर, तो जब इंसेमिनेट होता है तो स्पर्म इसी में रह जाता है, सीमेन इसी में रह जाता है, और फीमेल बॉडी में एंटर नहीं करता। इवन मान लो कि ये वेजाइना है और ये सर्विक्स हो गया, ये वेजाइना हो गया, तो फीमेल में भी जो वो है कॉन्डम, वो यहाँ पे ऐसे लगा लिया जाता है, ताकि जब कॉपुलेट किया जाए तो यहाँ पे बता देते हैं, जब वो आए पेनिस आए, जब यहाँ पे पेनिस आए तो क्या होता है, जब यहाँ पे पेनिस आए तो, और जब जब इजैकुलेट किया जाए तो इसी के अंदर सीमेन लुक जाए, फीमेल बॉडी में एंटर ना कर पाए, हाँ कि ना। यस सर। अब क्या ये कॉन्डम खुद से अप्लाई कर सकते हैं, तो आंसर है यस, ये आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल और फीमेल खुद से हमारी बॉडी में, यानी खुद से अपनी बॉडी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करता है, आपको किसी डॉक्टर, किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास विजिट नहीं करना पड़ता, बस आप और आपके पार्टनर मिलकर अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप इंडिविजुअली भी अप्लाई कर सकते हैं, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। तो सर क्या फीमेल और फीमेल कॉन्डम में अंतर है, आंसर है यस, क्योंकि मेल और फीमेल स्ट्रक्चर जो है, कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर, उनमें अंतर है। यस सर, इतनी बात हमें समझ में आती है। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि मेल कॉन्डम भी होते हैं, फीमेल कॉन्डम भी होते हैं। मेल कॉन्डम जो लेते हैं उनका एक कॉमन नेम दिया जाता है, जो गवर्नमेंट फ्री में बांटती है। ये एवरेज क्वालिटी के होते हैं, ठीक क्वालिटी के होते हैं, इन्हें बोलते हैं नीलोड, हाँ कि ना। यस सर। और फीमेल जो कॉन्डम्स होते हैं, वो जो गवर्नमेंट बांटती है, उनका नाम जो है एग्जाम्पल में यूज किया जाता है, वो होता है फेमिडोम। वो क्या होता है, फेमिडोम होता है। एग्जाम्पल में क्या होता है, फेमिडोम होता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट बांटती है। अब ये बात याद रखना, ये यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ये यहाँ पे सीमेंट से बचा रहे हैं, हाँ कि ना। तो अगर आप पुअर क्वालिटी का कॉन्डम यूज करते हैं तो क्या होगा, छोटे माइन्यूट पोल लेंगे, जिससे सीमेंट थोड़ा सा लीक आउट कर जाएगा, थोड़ा सा भी छेद हुआ तो वो लीक आउट कर जाएगा। तो क्या जो आपका कॉन्ट्रसेप्शन था, वो था एम था, क्या वो फुलफिल हो पाएगा, आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। इसीलिए आपको अच्छी क्वालिटी के कॉन्डम्स यूज करने चाहिए। अब इन, तो इसकी बहुत ज़्यादा वो पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, हाँ कि ना। ये सर, अब इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब दूसरी बात, एक और बात, ये बहुत पतले होते हैं, तो ये आपके सेक्सुअल एक्सपीरियंस के साथ भी बता देते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। अब अगर पूछा जाए तो ये क्यों बता देते हैं, अ, इतने रिसेंट ईयर में पॉपुलैरिटी गेन की है, तो आंसर है कि ये यहाँ पे आपकी बॉडीली फ्लूइड तो में, आपके बॉडी के फ्लूइड तो मिलने से बचाते हैं। इसके कारण आप एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब जो आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज है, उससे बच जाते हैं।
ये जो सेक्सुअली ट्रांसफर डिजीज है, ये आपके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल रिलेशनशिप से ही ट्रांसफर होते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप से ही ट्रांसफर होते हैं, और वो बच जाते हैं, उनसे बचा जा सकता है तो कॉन्डम। तो दी कॉन्डम आपके क्या देते हैं, बॉडीली फ्लूइड तो मिलने नहीं देते, बॉडी के फ्लूइड्स तो मिलने नहीं देते, तो एसटीडी जैसे एच हो गए, ये सब से आप बच सकते हैं। दूसरी बात, ये डिस्पोजेबल लेते हैं, ये क्या लेते हैं, डिस्पोजेबल लेते हैं, इन्हें यूज एंड थ्रो किया जा सकता है, इन्हें यूज एंड थ्रो किया जा सकता है, हाँ कि ना। दूसरी बात, ये बताते थे यूजर फ्रेंडली होते हैं, ये यूजर फ्रेंडली लेते हैं और चीप लेते हैं, एक्सपेंसिव नहीं लेते, चीप लेते हैं, एक्सपेंसिव नहीं लेते, अच्छे क्वालिटी के भी बताते थे, इजीली अवेलेबल होते हैं और सस्ते भी होते हैं। ठीक है सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो इसमें यूज होता है वो भी यहाँ पे कवरिंग में ही काम आता है, पर यहाँ पे हम लोग ने कॉन्डम में देखा थी वो मेल पार्ट को भी कवर कर सकते, फीमेल का पार्ट को भी कवर कर सकते, पर अब जो हम लोग बैरियर मेथड में पढ़ेंगे वो सिर्फ फीमेल पार्ट में ही कवर करती है, वो फीमेल पार्ट को कवर करती है। वो इनमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, डायफ्राग्राम आ जाएगा, इनमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, डायफ्राग्राम आ जाएगा, हाँ कि ना। इनमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, डायफ्राग्राम आ जाएगा, हाँ कि ना, डायफ्राग्राम आ जाएगा। दूसरा और क्या आ जाएगा, सर्वाइकल कैप आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, सर्वाइकल कैप आ जाएगा, सर्वाइकल कैप आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, आपके वॉल्स आ जाएंगे, आपके क्या आ जाएंगे, वॉल्स आ जाएंगे। अब सर्वाइकल कैप, वॉल्स, ये सब तो कैसे समझे, अगर आपने वो देखा होगा क्या कहते हैं, टेम्पॉन मतलब मेंस्ट्रुअल कप आ कि ना, तो वैसे ही लेते हैं, सिर्फ मेंस्ट्रुअल कप ऐसे ही इन्वर्टेड होता है, यानी फीमेल वेजाइना में ऐसा जाता है, हाँ कि ना, ये सर्विक्स हो गया वेजाइना में, ये क्या करते हैं, ये वेजाइना में ऐसे जाते हैं, समझ में आया, ये ऐसे जाते हैं वेजाइना में, ठीक है। तो ये बेसिकली सर्विक्स की ओपनिंग को ही कवर कर ले लेते हैं, हाँ कि ना। यस सर, ये भी क्या लेते हैं, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर लेते हैं, जो आपके रबर के बने हुए लेते हैं। अब इनमें और कॉन्डम में क्या अंतर है, ये जो लेते हैं ये सिर्फ फीमेल्स के लिए लेते हैं, फीमेल की बॉडी में इंसर्ट होते हैं, फीमेल इन्हें पहनती है। दूसरी बात, ये ली यूजेबल लेते हैं, ये क्या लेते हैं, ली यूजेबल लेते हैं। कॉन्डम को पेपर यूज करेंगे और फिर टोलो करेंगे, पर ये क्या लेते हैं, ली यूजेबल लेते हैं, ये ली यूजेबल लेते हैं, हाँ कि ना, समझ में आए, ये ली यूजेबल लेते हैं, हाँ कि ना। यस सर, पर क्या ये आपके एसटीडी से बचाते हैं, तो आंसर है नहीं, ये आपके एसटीडी से नहीं बचा पाते, ये आपके एसटीडी से नहीं बचा पाते। अब आगे आते हैं, कि मैंने अभी यहाँ पे बताया तो एक डेटा एनसीईआरटी देती है कि यहाँ पे आप कॉन्डम्स के साथ, फीमेल और मेल कॉन्डम और इवन डायफ्राग्राम के साथ आप हर्मिसाइडर क्रीम, जेलीज, फोम यूज करते हैं, स्पर्मिसाइडर, हर्मिसाइडर नहीं, स्पर्मिसाइडर, स्पर्मिसाइडर, जैसे इंसेक्टिसाइडर केमिकल होते हैं ना, वैसे ही स्पर्मिसाइडर केमिकल होते हैं। मैंने अभी क्या बोला, डायफ्राग्राम, वॉश, सर्वाइकल कैप, कॉन्डम्स, ये सब में छोटा बहुत भी माइन्यूट पॉल रहेगा, ये वीक यानी चीप क्वालिटी के लाएंगे, तो इनमें से सीमेंट लीक कर जाएगा और उससे आपका जो ताते हैं कॉन्ट्रसेप्शन का एम है वो किसी काम का ही नहीं बचेगा। इसीलिए इनके साथ स्पर्मिसाइडर क्रीम और जेलीस यूज की जाती हैं, इनके ऊपर अप्लाई करते, ताकि ये स्पर्मिसाइडर क्रीम और जेलीस क्या करती हैं, स्पर्म को मार देती है, स्पर्म को मार देती हैं, तो अगर थोड़ा बहुत लीक भी हो जाता है तो उससे बचा जा सकता है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है। तो अब नोट्स से पढ़ लेते हैं, नोट्स से आप भी नोट्स बना सकते हैं, ये तो मैंने समझाने थे, ठीक है। तो अब आते हैं कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड्स के ऊपर, अब आते हैं कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड्स के ऊपर आते हैं। तो पहला हम लोग तो बात करना है आर्टिफिशियल और मॉडर्न डे मेथड्स इंक्लूड करते हैं, टेम्पररी मेथड और स्पेसिंग मेथड। इनमें आता है पहला आर्टिफिशियल और मॉडर्न मेथड में पहला कौन आता है, टेम्पररी या स्पेसिंग मेथड। इनमें पहला आता है बैरियल मेथड, ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियल। स्पर्म और ओवम तो हम लोग मिलने से बचाते, फिजिकली मिलने से बचाते हैं, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, और किसकी मदद से, बैरियल्स की मदद से, किसकी मदद से, बैरियल्स की मदद से, किसकी मदद से, बैरियल्स की मदद से बचाया जाता है। ये इंक्लूड करते हैं कॉन्डम्स, ये क्या इंक्लूड करते हैं, कॉन्डम्स इंक्लूड करते हैं। कॉन्डम्स आर बैरियल मेड ऑफ थिन
लबल एंड लेटेक्स, जो पतले लबल और लेटेक्स की सीट से बने हुए लेते हैं, हाँ कि ना, जो कवर करने थे आते हैं, जो काम आते हैं कवर करने थे पेनिस को मेल्स में, हाँ कि ना, तो बोला जाता है मेल कॉन्डम। अगर वो मेल की पेनिस को कवर करने के काम आ रहे हैं तो उन्हें मेल कॉन्डम बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है? मेल कॉन्डम बोला जाता है। जैसे एग्जांपल हो गया नीलो, जो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है। और फीमेल और वेजाइना और सर्विक्स इन फीमेल, अगर वो फीमेल की सर्विक्स और वेजाइना तो कवर करने के काम आ रहे हैं तो उन्हें फीमेल कॉन्डम बोला जाता है। जस्ट बिफोर दी कोइटस, और ये जस्ट अप्लाई किए जाते हैं जस्ट बिफोर दी कोइटस, हाँ कि ना, so that ejaculated semen would not enter into female reproductive gland, ताकि जो इजेकुलेटेड सीमेन है, जो इजेकुलेशन के दौरान जो सीमेन रिलीज हुआ है, वो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव गलैंड में एंटर ही ना करे। फीमेल कॉन्डम का एग्जांपल क्या है? फीमेल कॉन्डम का एग्जांपल है फेमिडोम, फेमिडोम, हाँ कि ना, यस सर। their use have gained their use have gained popularity, इन्हें पॉपुलैरिटी गेन की है इन रीसेंट ईयर में, हाल ही के कुछ सालों में इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी। किसके कारण? पहला रीजन हो जाता है प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द यूजर फ्रॉम एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और एड्स, हाँ कि ना, एसटीडीज और एड्स से बचने के लिए से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ये अपने यूजर्स को, हाँ कि ना। दूसरा है डिस्पोजेबल नेचर, मतलब यूज एंड थ्रो, एक बार यूज किए फिर थ्रो कर सकते हैं। तीसरा है प्रोवाइडिंग प्राइवेसी टू यूजर, आप बता देते हैं अपने यूजर तो प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं, ये खुद ही लगाए जा सकते हैं, खुद यूज किए जा सकते हैं, आपको किसी सेक्सुअल एक्सपर्ट या बता देते हैं आपको किसी डॉक्टर वॉक्टर तो विजिट नहीं करना पड़ेगा इसके एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। अब बीन लेस एक्सपेंसिव, ये सस्ते होते हैं, एक्सपेंसिव नहीं होते, तो इनमें कोई मेडिसिनल वो नहीं है, बता देते हैं ऑपरेशन ऑपरेशन नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, सिर्फ आपको खरीदना है और अप्लाई करना है, और जो कंपनियां बनाती हैं उन्हें भी सस्ता बन जाता है, ठीक है। अब आते हैं बैरियर मेथड में दूसरे के ऊपर, पहला तो हो गया कॉन्डम, दूसरा हो जाता है डायफ्राग्राम या सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स, जो फीमेल में के लिए अप्लाई होता है, जो फीमेल यूज करती है। मेल कॉन्डम में ज़्यादातर कॉन्डम में मेल कॉन्डम ज़्यादा फेमस है, पर फीमेल कॉन्डम भी आते हैं, हाँ कि ना, ठीक है। तो असल में मेल कॉन्डम इसीलिए ज़्यादा फेमस है तो दी मेल कॉन्डम जो है वो बता देते हैं इजीली एप्लीकेबल रहते हैं तो इन रेस्पेक्ट टू फीमेल कॉन्डम, ठीक है। अब ये किससे बने हुए रहते हैं? ये सब बने रहते हैं रबर के, और रीयूजेबल रहते हैं, ये रीयूजेबल रहते हैं, ये यूज एंड थ्रो वाले नहीं रहते। ये इंसर्ट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव गलैंड में टू कवर सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस, जो सर्विक्स तो कवर करने के काम आते हैं कोइटस के समय। प्रिवेंट करते कॉन्ट्रासेप्शन बाय ब्लॉकिंग दी एंटिली ऑफ स्पर्म टू सर्विक्स, ये कॉन्ट्रासेप्शन तो प्रिवेंट करते हैं बाय ब्लॉकिंग दी एंटिली ऑफ स्पर्म, स्पर्म की एंटिली को लोग के ये सर्विक्स में क्या करते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करते हैं, स्पर्म को सर्विक्स में घुसने नहीं देते, हाँ कि ना, यस सर। इसके साथ एक नोट यूज किया जाता है, जैसे कि आपका स्पर्मिसाइड क्रीम जेलीज फोम जो है वो यूजुअली यूज किए जाते हैं डायफ्राग्राम वॉल्स कैप्स के साथ टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, ये कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी इंक्रीज करने थे। अब ये स्पर्मिसाइड क्रीम काम कैसे करते हैं? असल में स्पर्म जो है वो एक मोटाइल ताकत सेल है, उसे मूवमेंट करना है, विगलस मूवमेंट करना है, तो उसे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये क्या करते हैं, इस जैसी वॉल्ट डायफ्राग्राम से स्पर्म पास होता है, तो मान लो ये स्पर्म है, मान लो ये स्पर्म है, तो इसके ऊपर ये यहाँ पे ऐसे लेयर बना लेते हैं जिसके कारण स्पर्म जो है वो क्या नहीं कर पाता, वो ऑक्सीजन इनटेक नहीं कर पाता, और जिसके कारण स्पर्म मर जाता है। तो वेजाइनल फोम या टेबलेट में से एक का एग्जाम्पल हो जाता है टुडे, और जेली की बात कर लो या क्रीम की बात कर लो तो उसमें एक एग्जाम्पल हो जाता है NIM-76, NIM-76, हाँ कि ना, यस सर। अब हम लोग बात कर लेते हैं आईयूडीज की। अब हम लोग किसकी बात कर लेंगे? आईयूडीज की। सर ये आईयूडीज क्या है? बेसिकली मैंने बताया था कि मॉडर्न डे मेथड में एक होता है आईयूडीज यूज करना, एक होता है बैरियर यूज करना। अल्लों ने तो बैरियर की तो बात कर ली है, अल्लों ने बैरियर की तो बात कर ली है। अब हमें बात करनी है आईयूडीज के ऊपर, अब हमें बात करनी है आईयूडीज के ऊपर। तो सर ये आईयूडीज है क्या? बेसिकली ये समझ में नहीं आया।
आईयूडीज का फुल फॉर्म होता है इंटरला यूटिलाइन डिवाइसेस। इंटरला यूटिलाइन डिवाइसेस, इंटर और इंटरला के बीच का मतलब समझना है। इंटर मतलब इंटर सेल मतलब दो सेल के बीच में, इंटर स्कूल मतलब दो सेल स्कूल के बीच में। अब इंटरला स्कूल या इंटरला सेल मतलब एक ही सेल के अंदर, और इंटरला स्कूल मतलब एक ही स्कूल के अंदर दो जनों के बीच में, हाँ कि ना। वैसे ही इंटरला यूटिलाइन डिवाइसेस मतलब ये एक यूटरस के अंदर, हाँ कि ना, यूज होने वाले डिवाइसेस, हाँ कि ना। अगर ये इंटरला यूटिलाइन डिवाइसेस है तो ये कौन यूज करेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये फीमेल्स यूज करेंगी, ये फीमेल्स यूज करेंगी, हाँ कि ना। पर क्या ये फीमेल खुद से इंसर्ट कर सकती है? आंसर है नहीं। ये किस में इंसर्ट होने हैं? यूटस में। तो ये इंसर्ट किए जाते हैं किसी मेडिसिनल बता देते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, डॉक्टर या नर्सेस द्वारा ये बता देते हैं इंसर्ट किए जाते हैं, डॉक्टर्स या नर्सेस द्वारा ये इंसर्ट किए जाते हैं। तो क्या यहाँ पे प्राइवेसी मेंटेन रहती है? तो आंसर है नहीं। इस कारणवश यहाँ पे प्राइवेसी मेंटेन नहीं रहती। अब आईयूडीज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आईयूडीज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला आईयूडी कौन लेता है? पहला आईयूडी लेते हैं नॉन मीडिएटेड आईयूडी, नॉन मेडिकल आईयूडी। नॉन मेडिकल आईयूडी जो किसी केमिकल एमिकल का यूज नहीं करता, जो किसी केमिकल एमिकल का यूज नहीं करता, हाँ कि ना। ये नॉन मेडिकल आईयूडीज लेते हैं, हाँ कि ना। नॉन मेडिकल आईयूडीज लेते हैं जो किसी केमिकल एमिकल का यूज नहीं करते। अब ये बने किसके लेते हैं? ये आपके मेटल के बने ले सकते हैं, प्लास्टिक के बने ले सकते हैं, मेटल के नहीं, ये ज़्यादा कल स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक के बने लेते हैं। तो इनमें एक एग्जांपल क्या आता है? इनमें एक एग्जांपल आता है लिपीलू, इनमें एक एग्जांपल आता है लिपीस लू, इनमें ये एक एग्जांपल आता है लिपीस लू, हाँ कि ना। यस सर। बस सर, अगर आपने आईयूडी को बैरियल मेथड से अलग पढ़ा है तो क्या आईयूडी स्पर्म और ओवम के बीच में फिजिकल बैरियर की तरह काम नहीं कर रहा है? तो आंसर है नहीं, वो फिजिकल बैरियर की तरह काम नहीं कर रहा। तो फिर ये काम कैसे करते हैं? इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने बताया था ना कि स्पर्म को मार के है, या स्पर्म को बता देते हैं इम्प्लांटेशन ना होने देने से। स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज तो कर लेगा, पर अगर इम्प्लांटेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इसमें एक एग्जांपल आता है लिपीस लूप, और ये एनसीईआरटी में इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है। इसका अगर मैं एनसीईआरटी का डायग्राम बनाने जाऊँ तो वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, 2 मिनट बना के दिखाता हूँ यार। हाँ, वो कुछ ऐसा दिया हुआ है डायग्राम इसका, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है इसका, समझ में आया? बहुत सही डायग्राम बनाया। खुद से तारीफ, हाँ, खुद से तारीफ तो तुल्यो करने वाले में से नहीं, इसलिए खुद से ही कर लो, ज़्यादा सही है। तो ये इसका एनसीईआरटी का डायग्राम है, ऐसा दिखेगा। तो ये करता क्या है? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? बेसिकली मान लो ये आपका यूटस है, बेसिकली मान लो ये आपका यूटस है, हाँ कि ना। यस सर। अब हमारी बॉडी में मोस्टली जगह में मैक्रोफेज सेल, उन जगह में जो हमारे बाहर के एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में है, वहाँ पे मैक्रोफेज सेल या फैगोसाइटिक सेल प्रेजेंट रहते हैं, ताकि बाहर से कोई भी चीज़ आए, बाहर से कोई भी चीज़ आए तो क्या कर सके, उन्हें वो सेल्स खा जाएं, फैगोसाइट कर लें और ख़त्म कर दें। बाहर से कोई पैथोजन आएगा, कोई बीमारी कॉज करने वाली चीज़ें आ गई तो वो शरीर तो नुकसान पहुंचाएगी, उसके बजाय शरीर अपने अंदर से ही एक इम्यून का वो लेके चलता है कि बाहर से कोई चीज़ आएगी, जो भी पार्ट बॉडी के बाहर से कॉन्टैक्ट में है वहाँ पे फैगोसाइटिक सेल वो डाल देता है। तो ये आपका यूटस हुआ, ये आपकी फेलोपियन ट्यूब हुई, हाँ कि ना। ये आपकी क्या हुई? फेलोपियन ट्यूब हुई, हाँ कि ना। ये सर्विक्स हुआ, ये वेजाइना हुआ। तो यहाँ पे आपका लिपीस लूप आ जाता है, यहाँ पे क्या होता है? आपका लिपीस लूप यहाँ पे आ जाता है, हाँ कि ना। यस सर। यहाँ पे आपका लिपीस लूप आ जाता है, हाँ कि ना। यस सर। यहाँ पे लिपीस लूप आ जाता है। अब लिपीस लूप करता क्या है? लिपीस लूप यहाँ जो एंडोमेट्रियम की लाइनिन है, एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में रहता है और उसे इरिटेट कर देता है। कोई भी फॉरेन चीज़ है, एंडोमेट्रियम बहुत सेंसिटिव है, वहाँ पे सेल जो है वो बता देते हैं इम्प्लांटेशन होना है, तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जगह, वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी अच्छी ज़्यादा है, तो ये उसे इरिटेट करते रहते हैं, जिसके कारण वो इन अनफिट हो जाती है इम्प्लांटेशन, देती वहाँ पे सेल
इम्प्लांटेशन तो सपोर्ट नहीं कर पाते। दूसरी बात, ये एक फॉरेन सब्सटेंस है, स्टेनलेस स्टील और किसका बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है। तो यहाँ के जो फेगोसाइटिक सेल हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और बाहर से आने वाली हर एक चीज़ के ऊपर वो अटैक करते रहते हैं। पर ये स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक का बना रहता है तो इसका उनका इस पे असर बिल्कुल नहीं होता। पर यहाँ पे जो ये फेगोसाइटिक सेल हैं, ये स्पर्म्स को भी कहाँ मानेंगे, फॉरेन सेल्स ही मानेंगे। तो जब यहाँ पे स्पर्म्स आएंगे तो ये स्पर्म्स के ऊपर भी अफेक्ट कर देंगे। तो नॉन मीडिएटेड आईयूडी जैसे आपका लिपिस लोग हो गया, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो ये आपके यूटरस के वॉल को, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को अनफिट कर देते हैं आपके किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, हाँ कि ना। यस सर। और क्या कहते हैं, फेगोसाइटिक सेल की जो फंक्शनिंग है उसे हाइपर एक्टिव कर देते हैं, उन्हें हाइपर सेंसिटिव कर देते हैं। इसीलिए बाहर से अगर स्पर्म आता भी है, बाहर से स्पर्म आता है तो वो फेगोसाइटिक सेल उस स्पर्म के ऊपर अटैक करते उसे खा जाते हैं, उसे खा जाते, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हाँ कि ना। और अगर कोई स्पर्म बच के चल भी दिया, इम्प्ला फर्टिलाइजेशन हो भी गया, तो ये इतना ज़्यादा इरिटेट कर चुके रहते हैं एंडोमेट्रियम की लाइनिंग तो कि इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। समझ में आया? यस सर। ये तो पहले टाइप की आईओडी हुई। पर सर आपने तो बोला था 3 टाइप की आईओडी, तो बता रहा हूँ। ये दूसरी जो आईओडी रहती है, ये जो पहली आईओडी क्या थी, नॉन मेडिकल आईओडी, लिपिस लूप जिसका एग्जांपल है, ये किसकी बनी रहती है, स्टेनलेस स्टील या प्लास्टिक की। और किसकी बनी रहेगी, ऐसी चीजों की बनी रहेगी जिसका फेगोसाइटिक सेल का इफेक्ट ना हो। सिंपल सी बात है यार, हाँ कि ना। फिर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बता दिया। अब आता है दूसरा टाइप ऑफ आईओडी जो होता है मीडिएटेड मेडिकेटेड आईओडी। जो क्या होता है, मेडिकेटेड आईओडी। अब मेडिकेटेड आईओडी क्या होते हैं, ये एक्चुअल में मेडिसिन केमिकल्स का यूज करते हैं। नॉन मेडिकेटेड मतलब जो मेडिसिन या किसी केमिकल का यूज नहीं कर रहे। पर मेडिकेटेड आईओडी का क्या होंगे, जो बता दें आपके मेडिसिन या केमिकल्स का यूज करेंगे, जो आपके मेडिसिन या केमिकल्स का यूज करेंगे। समझने की बात है, सुनना। असल में ये मेडिसिन और केमिकल्स का यूज करते हैं। तो इसमें भी है ना, फिर इसमें भी है ना, एक वो आ जाता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ आईओडी। मेडिकेटेड आईओडी में एक स्पेशल टाइप ऑफ आईओडी आ जाता है, क्योंकि ये केमिकल्स का यूज करते हैं, मेडिसिन का यूज करते हैं। तो इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ आईओडी आ जाता है, जो होता है कॉपर विलीजिन आईओडी। जो होता है कॉपर विलीजिन आईओडी। जो क्या होता है, कॉपर विलीजिन आईओडी। अब ये कॉपर विलीजिन आईओडी ये क्या है सर, कॉपर विलीजिन आईओडी क्या है, ऐसा आईओडी जो कॉपर रिलीज करता है, जो कॉपर रिलीज करता है। असल में होता क्या है, इस आईओडी में क्या किया जाता है, इस आईओडी बनी किसकी रहती है, ये मेटल की बनी रहती है। ये किसके बनी रहती है, मेटल मेटल की बनी रहती है। किसकी बनी रहती है, मेटल की बनी रहती है। एलॉय अलॉय जो होता होगा, उसमें क्या होता है, CO2 को बहुत दबा के डाल दिया जाता है। CO2 को बहुत ज्यादा दबा के डाल दिया जाता है और उसे बोला जाता है इम्प्रेग्नेंट कर दिया जाता है। बोला जाता है कि कॉपर विलीजिन आईओडी तो इम्प्रेग्नेंट कर दिया गया है कॉपर से। तो जब ये कॉपर विलीजिन आईओडी यूटरस में रहती है, जैसे मान लो यहाँ पे एक यूटरस बना लेता हूँ, कॉपर विलीजिन आईओडी जब यूटरस में रहती है, मान लो ये आपका हो गया एक यूटरस, हाँ कि ना, ये फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, हाँ कि ना। ये सर, ये हो गया आपका एक फेलोपियन ट्यूब। ये बात समझ में आती है। तो जब कॉपर विलीजिन आईओडी जब यूटरस में रहती है तो वो कॉपर रिलीज करती है। अब कॉपर क्या करता है, बेसिकली समझने की बात है। जो कैल्शियम जो होता है सीमेंट में, वो क्या करता है, वो स्पर्म की मोटेलिटी बढ़ाता है। वैसे ही कॉपर जो है वो स्पर्म की मोटेलिटी घटाता है। और हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फर्टिलाइजेशन नॉर्मल फर्टिलिटी होने के लिए भी, आप नॉर्मल ले से फर्टिलाइज हो पाए आपका अंडा, आप नॉर्मल ले से प्रेग्नेंट हो पाए, बच्चे पैदा कर पाए, तो आपकी जो वो है क्या कहते हैं स्पर्म्स हैं, उनमें से 60% का नॉर्मल शेप और साइज लेना चाहिए। और इस 60% में से 40% विगलस मूवमेंट शो करने चाहिए, ताकि वो ओवम तक टाइम पे पहुंच पाए। पर अगर मैं कॉपर विलीजिन आईओडी से उनकी स्पीड बहुत कम कर दूंगा, तो वो टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। प्लस कॉपर विलीजिन आईओडी अभी भी तो फॉरेन सब्सटेंस है, तो ये अभी भी इम्प्लांट यानी अभी भी फेगोसाइटिक सेल को एक्टिव करेगा, जो कॉपर के ऊपर जो आइलैंड यानी सॉरी जो स्पर्म के ऊपर अटैक करेंगे, हाँ कि ना। यस सर।
सर पर कॉपर भी लीजिए आईयूडी क्यों लिए? तो कॉपर ही वो एलिमेंट है जो कैल्शियम का उल्टा काम करता है स्पर्म के लिए, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर, समझ में आई इतनी बात? समझ में आई इतनी बात? यस सर। तो इसके एग्जाम्पल कौन है? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये कॉपर रिलीज करता है जो स्पर्म की मोटिलिटी तो गिरा देता है, या आप बोल सकते हो साथ में बोल सकते हो ये फेगोसाइटिक सेल को एक्टिव कर देता है जो स्पर्म के ऊपर अटैक कर देते हैं, हाँ कि ना? यस सर। अब क्या होता है, अब समझने की बात है, आगे समझने की बात है कि क्या होता है, सुनना। अब क्या होता है कि एक एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को भी डिस्टर्ब कर देते हैं, उसे इम्प्लांटेशन के लिए अनफिट बना देते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल 3 है। कॉपर टी, CuT लिखा जाता है पर पहला कॉपर टी जाता है। Cu7, अरे Cu7 लिखा जाता है पर पहला जाता है कॉपर 7। तीसरा वाला है मल्टीलो T75, मल्टीलो T75, मल्टीलोड T75, हाँ कि ना? 375, हाँ कि ना? अब कॉपर टी कैसे दिखता है? एनसीईआरटी में इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है। एनसीईआरटी में लोग जाना ना, इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है। हाँ, अच्छा डायग्राम बनाएंगे, अच्छा दिखेगा। अच्छा डायग्राम बनाएंगे ना तो अच्छा दिखेगा ना, इसी नाम से। हम्म। अच्छा डायग्राम जब बनाओ ना बायो में तो अच्छा बनाना चाहिए। इसका है ना कुछ ऐसा दिया हुआ है, आगे इस साइड देखना। ठीक है। समझ में आया? ये जो दिया है ये है कॉपर टी। ठीक है। मैं एनसीईआरटी के डायग्राम जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो साथ ही साथ लेते हुए जा रहा हूँ। अब जो आता है, अब जो तीसरा टाइप ऑफ आईयूडी आता है इंटर यूटिलाइज डिवाइस, वो होता है हार्मोनल आईयूडी। हार्मोनल आईयूडी जो है ये आपके हॉर्मोन्स के साथ कार्य करता है। आईयूडी का एक बेसिक काम तो याद रखना है कि ये फेगोसाइटिक सेल को एक्टिव करेगा, ये ताकत आपके एंडोमेट्रियम को अनफेवरेबल अनफिट बनाएगा इम्प्लांटेशन के लिए। पर उसके साथ याद रखना है कि जो मेडिकेटेड आईयूडी हैं वो कॉपर भी रिलीज करेंगे, और जो हार्मोनल आईयूडी हैं ये आपके कॉपर ना रिलीज करते, ये हार्मोनल चीज होते हैं, मतलब हार्मोन्स के साथ खेल करेंगे, ये आपके हार्मोन्स के साथ खेल करेंगे, हाँ कि ना? तो ये करते क्या है? ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते हैं, आपके हार्मोन्स रिलीज करते हैं, हाँ कि ना? आपके प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते हैं, आपके हार्मोन्स रिलीज करते हैं, यानी दादे थे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, ज्यादा का प्रोजेस्टेरॉन लाइक हार्मोन रिलीज करने वाले फेमस है। तो इसके एग्जांपल क्या है? जैसे प्रोजेस्टेरेट, जैसे प्रोजेस्टेरेट, हाँ कि ना? प्रोजेस्टेरेट जो क्या रिलीज करता है, यानी क्या लिख देता हूँ यार, मैं भी स्पेलिंग है ना बहुत गलत लिखता हूँ मैं। प्रोजेस्टेरेट, टी-शर्ट, प्रोजेस्टेरेट पढ़ लेता हूँ मैं, पर ये प्रोजेस्टेसल्ट है, ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। एक और होता है LNG-20, LNG-20 जो आपका दूसरा प्रोजेस्टेरॉन ना रिलीज करते, ताकत है LNG है नॉट टी, LNG-20 ये प्रोजेस्टेरॉन ना रिलीज करते, एक आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्म होता है जिसका नाम है लेवेनो और गेस्टेरल, वो रिलीज करता है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। अब इससे होता क्या, आपको समझने की बात है, इससे क्या होता है समझने की बात है। क्या होता है ये कॉज क्या करते हैं, ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते हैं, तो उसके कारण होता क्या है? उसके कारण एनओव्यूलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। क्या होती है? एनओव्यूलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये कैसी मेंस्ट्रुअल साइकिल है सर?
ये ऐसी मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसमें ओव्यूलेशन नहीं होता, हाँ कि ना। एन ओव्यूलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल ये कॉज करते हैं, एन ओव्यूलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल ये कॉज करते हैं। इससे क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में बिना ओव्यूलेशन हुए मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो हो जाता है, क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है, आपकी एंडोमेट्रियम सेड ऑफ हो जाती है। दूसरी बात, ये यूटेराइन और सर्विक्स के जो सिक्रीशंस है, यूटेराइन और सर्विक्स के जो सिक्रीशंस है, उसे क्या बना देंगे, स्पर्म के लिए हॉस्टाइल बना देंगे। तो इसमें क्या बना देंगे, और जो सर्विक्स सर्विक्स जो है उसके पास भी सेल्स रहते हैं जो रिलीज करते रहते चीजें, और जो यूटेराइन मतलब यूटरस के पास भी ग्लैंडुलर सेल्स के रहते हैं। जो जो सर्विक्स और यूटेराइन सिक्रीशन है, सर्विक्स और यूटेराइन सिक्रीशन है, उसे क्या बना देंगे, हॉस्टाइल बना देंगे। उसे क्या बना देंगे, हॉस्टाइल बना देंगे। किसके लिए, स्पर्म के लिए। किसके लिए हॉस्टाइल बना देंगे, स्पर्म के लिए क्या बना देंगे, हॉस्टाइल बना देंगे, हाँ कि ना। स्पर्म के लिए हॉस्टाइल बना देंगे, क्या बना देंगे, स्पर्म के लिए हॉस्टाइल बना देंगे। समझ में आया, समझ में आया। तो ये तीन तरह के आईयूडीज हमें पढ़ने हैं। अब आईयूडीज के ऊपर और बात करें तो आईयूडी जो है वो कौन डिस्कवर किया था। तो पहला बता देते हैं, आईयूडी जो है वो डिस्कवर किया गया था ग्लेफेनबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा, ग्लेफेनबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा, ग्लेफेनबर्ग के द्वारा डिस्कवर किया गया था। पर वो कॉपर विलीजी नहीं था, वो सिल्वर का बना हुआ आईयूडी था। वो किसका बना हुआ था, सिल्वर का बना हुआ था। अब उसने सिल्वर क्यों यूज किया, क्योंकि सिल्वर जो है वो सम ऑफ दी इनर्ट मैटर में से, और सिल्वर को जब हम अपनी बॉडी में इंसर्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है वो चेक करना चाह रहा था, एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था, तो उससे तो बॉडी को जनरली प्रॉब्लम नहीं होती। समझ में आया, यस सर, समझ में आया, यस सर। अब आईयूडी जो है, आईयूडी जो है वो एक आइदर कॉन्ट्रासेप्टिव है, मतलब एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए। आइदर कॉन्ट्रासेप्टिव है मतलब ये जो आइदर कॉन्ट्रासेप्टिव थे, प्रिंसिपल थे, रूल्स थे, उन्हें ये फॉलो करता है, हाँ कि ना। पर ये जो है ये आपकी प्रेगनेंसी को डिले करने के काम आता है। एनसीईआरटी लिखती है, IUDs are ideal contraceptive for the female who want to delay their pregnancy, हाँ कि ना, and all create a space between their children, हाँ कि ना, ताकि आप अच्छे से प्रोवाइड कर पाएं उन्हें न्यूट्रिशन। मैंने बोला ना, गवर्नमेंट बोलती है एटलीस्ट 3 साल का गैप रखें ताकि आपके ऊपर भी क्या देते हैं, प्रॉब्लम ना आए, आपके ऊपर भी प्रॉब्लम ना आए। समझ में आया, इसीलिए गवर्नमेंट वो एडवाइस करती है, तो उस चीज को करने के लिए लोग यूज करते हैं। अब अगर मैं पूछ लूँ मोस्ट वाइडली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव इंडिया में क्या है, तो हम लोग तो लगेगा सर कॉन्डम है, नहीं। आईयूडी जो है ये मोस्ट वाइडली यूज है इंडिया में, मोस्ट वाइडली यूज है इंडिया में। अनलोड तो लगता है तीन नहीं, पर यूज होता है, ये क्या है, मोस्ट वाइडली यूज है। ये क्या है, मोस्ट वाइडली यूज्ड है, हाँ कि ना, यस सर। मोस्ट वाइडली यूज मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव का इंडिया में। ऐसा क्यों सर, इसके पीछे मेरे हिसाब से जो सोच है वो एक सोसाइटल सोच भी है थी। जैसे अभी भी आप मेडिकल शॉप में कॉन्डम बोलेंगे तो कुछ लोगों तो हेजिटेशन होती है, तो बता देते हैं, और डॉक्टर तो लोग बता ही देते हैं प्रॉब्लम, हाँ कि ना। तो इस नाम से, मेरे हिसाब से इस नाम से लोग है ना बार बार मेडिकल शॉप में ना जाना पड़े और एक बार में फीमेल्स का हो जाए, इसी नाम से लोग इसे भी अभी भी इसे ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। और ठीक भी है यार। ठीक है, तो ये मैं एक बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ चीज़ों को ताकि अच्छे से रहे। ठीक है, ये हो गया आपका 3 प्रकार के आईयूडी। ठीक है, इसे छोड़ता हूँ, बीच में लाइन बनाने की क्या जरूरत ना। ठीक है, अब नोट से पढ़ लें, अब नोट से पढ़ लेते हैं, नोट से पॉज कर करके आप वो बना सकते हो नोट्स। ठीक है, तो वही लिखा होगा जो मैं बोलाऊंगा, तो कि मैं अपने शब्दों को ही पिरो के लिख देता हूँ नोट्स में। ठीक है, तब आते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये जो डिवाइसेस है ये इंसर्ट किए जाते हैं डॉक्टर और नर्सेस के द्वारा
इन दी वजाइना टू यूटरस ऑपरेशन containing वजाइना के थ्रू इंजेक्शन से डाल दिया जाता है। यूट्यूब में बहुत सी वीडियोस अवेलेबल हैं कैसे डाला जाता है, अगर इंटरेस्ट होगा तो देख सकते हैं। ठीक है। डज नॉट मेंटेन दी प्राइवेसी ऑफ यूजर, इससे प्राइवेसी मेंटेन नहीं रहती। आपको एक वो प्रोफेशनल मेडिसिन और प्रोफेशनल डॉक्टर नर्सेस के पास जाना पड़ता है। वहीं आप कॉन्डम यूज करेंगे तो कॉन्डम में वो आपके पास ताज़ा प्राइवेसी रहती है। आईयूडी जो है वो कैटेगराइज होती है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, नॉन मेडिकल आईयूडी बोल सकते हो, या नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। ये बनी हुई रहती है प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील की, जैसे लिपीज लूप, जैसे ये लिपीज लूप है, हाँ कि ना। यस सर। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताऊं इसका, तो ये दे मेक यूटेलाइन एंडोमेट्रियम इलिटेबल, मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, उसे इलिटेट कर देते हैं उसकी वॉल को, और उसे अनसुटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, उसे अनसुटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। Also promote the phagocytic cells of uterus for phagocytosis of sperm within the uterus। ऑब्वियस सी बात है, phagocytic सेल बाहर से आई सभी चीजों को पर अटैक करता है, पर वो उतने ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, तो ये उसे और ज्यादा हाइपर एक्टिव बना देता है, पर उनका अटैक का असर इसके ऊपर नहीं पड़ता, स्पर्म के ऊपर ज्यादा पड़ जाता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, लिपीज लूप जो प्लास्टिक या पॉलीथीन का बना रहता है, हाँ कि ना। ये याद रखना है कि नॉन मेडिकेटेड आईयूडी में लिखा हुआ है प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, पर लिपीज लूप किसका बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है। तो ये ऐसा भी स्टेटमेंट आ सकता है लिपीज लूप इज अ प्लास्टिक, यानी दादा रहे इज अ नॉन मेडिकेटेड आईयूडी मेड ऑफ प्लास्टिक, तो आंसर होगा यस। लिपीज लूप इज अ नॉन मेडिकेटेड आईयूडी मेड ऑफ पॉलीथीन, तो आंसर होगा यस। अब अगर मैं मेडिकेटेड आईयूडी की बात करूँ तो ये इंक्लूड करते हैं कॉपर विलीजिन आईयूडी, और ये इम्प्रेग्नेटेड रहते हैं कॉपर से, ये इम्प्रेग्नेटेड रहते हैं कॉपर से। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये कॉपर आयन रिलीज करते जो सप्लेस कर देता है स्पर्म मोटिलिटी, जो सप्लेस कर देता है स्पर्म मोटिलिटी। मेक्स द यूटेलाइन एंडोमेट्रियम इलिटेबल, जो यूटेलाइन एंडोमेट्रियम तो इलिटेबल बना देता है और अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। और ये ऑल्सो प्रमोट करते हैं फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन दी यूटरस, और फेगोसाइटिक सेल ही अफेक्ट करेंगे जो बेसिकली मैक्रोफेज सेल ही रहते हैं। ठीक है। अब आईयूटी जो है, आई यानी तादेदेस कॉपर टी, कॉपर 7 और तादेदे मल्टीलो T75, इसके 3 एग्जाम्पल हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, नीट 2025 में भी ऐसी क्वेश्चन तो एक था शायद मेरे हिसाब से, मुझे जहां तक याद है, टी नाम दे दिया था और बोला था ये कौन सा है, तो आई मेडिकेटेड या नॉन मेडिकेटेड होगा, हाँ कि ना। तो वो आप तो बताना है। हार्मोनल आईयूडी की बात करूँ तो ये रिलीज करते हैं प्रोजेस्टेरॉन एंड लाइक हार्मोन, मतलब या तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर देते हैं या उसकी तरह के हार्मोन, मतलब आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर देते हैं। जैसे प्रोजेस्टेरेट है वो तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, पर यानी प्रोजेस्टेरेट नहीं, प्रोजेस्टर जो है वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, पर LNG-20 लेवेनॉल गेस्टलॉल रिलीज करता है, जो एक आर्टिफिशियल, जो एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये एक एनओव्यूलेटिव मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉज करता है। एनओव्यूलेटिव मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ऐसा मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें ओवम रिलीज नहीं होता, हाँ कि ना। जो सर्विक्स और यूटरस के यानी ये यूटरस और सर्विक्स के जो सिक्रीशन है उसे हॉस्टाइल बना देता है टूवर्ड्स स्पर्म, और ये फेगोसाइटोसिस ऑफ सेल, फेगोसाइटिक सेल्स ऑफ यूटरस को भी इंकरेज करता है, प्रोमोट करता है, ताकि वो फेगोसाइट कर जाए स्पर्म का, हाँ कि ना। जो फर्स्ट आईयूडी है, इंटर आयु यानी आईयूडी को यहाँ पे क्या नाम दे दिया गया है, आईयूसीडी, आईयूसीडी। तो आईयूडी का दूसरा नाम क्या है, इंटला यूटेलाइन डिवाइस का दूसरा नाम क्या है, आईयूसीडी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटला यूटेलाइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। और आईयूडी वाज यूज्ड बाय या इन्वेंटेड बाय ग्लेफेनबर्ग, और ये बना हुआ था सिल्वर से। ये किससे बना हुआ था, सिल्वर से बना हुआ था। IUDs are either contraceptive for female who want to delay their pregnancy and all space children, as most IUDs are inserted provided contraception for adults 15 to 10 years, for about 10 15 for about 5 to 10 years से, मतलब एक बार इन्हें इंसर्ट कर दिया जाता है, एक बार इन्हें यूज किया यूटरस में इंसर्ट कर दिया जाता है,
तो रेगुलरली आपको नहीं बदलवाने पड़ते। ये 5 से 10 साल तक काम कर जाते हैं। वो डिपेंड करेगा डॉक्टर से आप कौन से किस क्वालिटी का, इसमें भी ऑब्वियस सी बात है क्वालिटी आती है। ठीक है। अब आते हैं आईयूडी जो है ये वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का इंडिया में। पर ये बताओ क्या मैंने जैसे कॉन्डम का बताया थी कॉन्डम के फेलियर लेट तब भी है, तो क्या इसके भी फेलियर लेते हैं? आंसर है यस, इसके भी फेलियर लेते हैं। क्या पता कॉपर रिलीज इन आईयूडी सही से काम न कर पाए, क्या पता वो फेगोसाइटिस सेल के बाद भी स्पर्म पहुंच जाए, इलिटेबल करने के बाद भी इम्प्लांटेशन हो जाए। तो डिपेंड्स ऑन 1-2% परसेंटेज का पॉसिबिलिटी रहती है फेलियर की, बट ऑल इट डिपेंड्स ऑन योर लक। हाँ कि ना? समझ में आया है? उसी से जो लोगों को आता है, जो तुम लोग को आता है, उसी तो याद दिलाता हूँ, आंसर मिल जाता है। ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव कर रहे थे, तो उसमें अब हम लोग को करना है पिल्स के बारे में। अब हमें करना है पिल्स के बारे में। अब हमें किसके बारे में करना है? अब हमें पढ़ना है पिल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? पिल्स। हाँ कि ना? तो पिल्स होती क्या है? पिल्स होती हैं गोलियां। गोलियां होती है ना जो हम लोग खाते हैं, हम बीमार होते हैं, तो वो भी पिल्स है। तो ये भी वही पिल्स है। हाँ कि ना? यस सर। अब पिल्स जो है ये किसके बनी रहती हैं? ये केमिकल्स की बनी रहती हैं। ये किसकी बनी रहती हैं? केमिकल्स की बनी रहती हैं। किसकी बनी रहती हैं? केमिकल्स की बनी रहती है। हाँ कि ना? यस सर। तो इनका मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा? केमिकल से रिलेटेड रहेगा या हमारे हॉर्मोन्स में चेंजेस लाएंगी? हाँ कि ना? समझ में आया? हमारे हॉर्मोन्स में चेंजेस लाएंगी। सिंपल सी बात है। अब पिल्स जो है वो दो प्रकार की हो सकती है। अब पिल्स जो है वो दो प्रकार की हो सकती है। एक होती है ओरल पिल, एक होती है ओरल पिल। ओरल पिल क्या होती है? ओरल पिल वो पिल होती है जो हम अपनी माउथ के थ्रू, हम अपने मुंह के थ्रू लेते हैं। जैसे हमें कोई एंटीबायोटिक दी जाती है तो वो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। अब जब हम दवाई की दुकान में जाते हैं तो हमें मिलता है ओरल पिल। हमें जो पिल्स मिलती है बोलता है कि दिन में 2 बार खानी है, जैसे एक सुबह के खाने के बाद, एक रात के खाने के बाद बोलता है। यस सर। तो वो जो मुंह से खाने वाली पिल है, जो पानी से घटकने वाली पिल है, वो होती है ओरल पिल। एक होती है, अभी जिन पिल्स की बात कर रहा हूँ वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। वो कौन सी पिल्स हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। हाँ कि ना? वो कौन सी पिल्स हैं? कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स हैं। हाँ कि ना? यस सर। वो कौन सी पिल्स हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। हाँ कि ना? यस सर। ये कौन सी पिल्स हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। अब अ, एक और पिल्स होती है जो सीधा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाती है। इन्हें वेजाइनल पिल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन पिल्स को वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। इन पिल्स को वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है। ओरल पिल्स को तो हम लोग मुंह से खा लें, पर वेजाइनल पिल्स को इंसर्ट किया जाता है। वेजाइनल पिल्स को क्या किया जाता है? इंसर्ट किया जाता है। आप वेजाइनल पिल्स को खा नहीं सकते, आप वेजाइनल पिल्स को खा नहीं सकते, ना ही ओरल पिल तो आप वेजाइना में डाल सकते हो। समझ में आई? ये बात समझने की बात है कि जो सी पिल्स जैसे यूज होनी है उसे वैसे ही यूज करना है। आप बोलोगे कि सर मैं ओरल पिल्स को वेजाइना में डाल दूंगा या डाल दूंगी, तो वो गलत है। समझ में आया? यस सर। अब एनसीईआरटी जो है वो हमारे हमें बात करती है सिर्फ ओरल पिल्स के बारे में। वेजाइनल पिल्स के बारे में हम एमबीबीएस आगे जब पढ़ते हैं बायोलॉजी में तब पढ़ते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव में और ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं। पर एनसीईआरटी और नीट में ओरल पिल्स के बारे में ही है। तो जब आप टॉपिक देखेंगे तो वहाँ पे पिल्स नहीं दिया होगा, वहाँ पे टॉपिक दिया रहता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। हाँ कि ना? मतलब ऐसी पिल्स जो मुंह के थ्रू ली जाती हैं, मुंह के थ्रू गट की जाती हैं। और ये जो है ये बेसिकली समझने की बात है कि ये जो है मुंह के थ्रू गट की जाती हैं। हाँ कि ना? यस सर। और ये जो है ये भी केमिकल बेस लेंगी, ये भी हमारे हार्मोन में चेंज लाएंगी। वेजाइनल पिल भी हमारे हार्मोन में चेंज लाएंगी। हाँ कि ना? यस सर। इन्हें और क्या बोला जाता है? ओसीपीस बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है? शॉर्ट फॉर्म में ओसीपीस बोला जाता है। समझ में आया? यस सर। अब वेजाइनल जो पिल्स हैं और ओरल पिल्स दोनों केमिकल हैं, दोनों हमारे हार्मोन्स के साथ चेंज करेंगे। पर कैसे चेंज लाएंगे हमारे हार्मोन में वो अलग हो सकता है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग हो सकता है। जैसे वेजाइनल पिल्स जो है
वो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल की जो सर्विक्स और वेजाइना यानी सर्विक्स और वेजाइना के फ्लूइड हैं उसे ज्यादा विस्कस या हॉस्टाइल टू स्पर्म कर सकते हैं। यह जो यूटरस के सिक्रीशन है उन्हें हॉस्टाइल टू स्पर्म कर सकते हैं। हाँ कि ना? ये सब ये हॉर्मोन्स में भी चेंज लाएंगे पर ये भी कर सकते हैं। और फिर ओरल पिल्स भी कर सकते हैं पर दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंट तो रहेगा ही रहेगा। हाँ कि ना? तो ये दोनों अलग तरीके से दी जा रही है, दोनों अलग तरीके से ली जा रही है। अब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है, ये वैसी पिल्स हैं, वैसी टैबलेट हैं जो मुंह से थ्रू ली जाती हैं। अब इनका इफेक्टिवनेस पूछूं, जैसे कॉन्डम में छेद हो जाता है तो कॉन्डम का इफेक्टिवनेस घट जाता है, इसीलिए हम लोग स्पर्मिसाइडल जेलीस और वो सब यूज करते हैं। वैसे ही जो है ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की जो इफेक्टिवनेस है ये ऑलमोस्ट 100% मानी जाती है। मैंने क्या बोला? ऑलमोस्ट 100% नहीं, ऑलमोस्ट 100%, मतलब लगभग 100%, पूरे तरीके से 100% नहीं। हाँ कि ना? यस सर, समझ में आया। अब ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ये भी टेम्पररी मेथड के अंदर ही आती हैं। ये भी किसके अंदर आती है? टेम्पररी मेथड्स के अंदर ही आती हैं। हाँ कि ना? यस सर। अब वर्ल्ड वाइड पूछूं तो ये मोस्ट वाइडली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। अब अगर मैं वर्ल्ड वाइड पूछूं तो मोस्ट वाइडली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। और इंडिया में पूछूं तो क्या होगा? इंडिया में आईयूडीज का यूज होगा। इंडिया में आईयूडीज का यूज होगा। हाँ कि ना? यस सर, आईयूडीज का यूज होगा। अब जो बता देते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ये बहुत अलग अलग तरीके की होती हैं। तो हमें तीन तरीके की पढ़नी है, हमें तीन तरीके की पढ़नी, यानी दो तरीके की पढ़नी है। हमें कौन सी पढ़नी है? दो तरीके की पढ़नी है। मैंने तीन बोल दिया था, वो एक तो गलती से निकल गया था। तो हमें कितने प्रकार की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल पढ़नी है? दो तरीके की। और वो दो तरीके की कौन है? एक जो आपको पूरे अपने महीने भर लेना पड़ता है, पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान लेना पड़ता है, वो होती है दो डेली ओसीपीज, जो आपको रोज लेनी पड़ती है अगर आपको कॉन्ट्रासेप्शन करना है तो। हाँ कि ना? अगर आपको कॉन्ट्रासेप्शन करना है तो आपको ये रोज लेनी पड़ेगी। और एक होती है वीकली ओसीपीज। हाँ कि ना? एक होती है वीकली ओसीपीज। हाँ कि ना? यस सर, वीकली ओसीपीज हो सकती हैं। अब मैंने क्या बोला? ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं ये केमिकल्स हैं, ये आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में एंटर करेंगे तो इनके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो लगेंगे ही। अब ये मैटर करते हैं किस पिल्स के ज्यादा किस पिल के कम है, वो अलग हो सकता है, पर इनके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट तो लगेंगे ही लगेंगे। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम फॉरेन केमिकल अपने अंदर लेंगे और उसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, उसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। हाँ कि ना? समझ में आया? तो इनके साइड इफेक्ट लेते हैं, अब तो इतनी बात समझनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे किसकी? डेली ओसीपीज की। अब हम किसकी बात करेंगे? डेली ओसीपीज की। किसकी बात करेंगे? डेली ओसीपीज की। हाँ कि ना? जो रोज लेनी पड़ती है, जो रोज आपको लेनी पड़ती है, आपको रोज लेनी पड़ती है। हाँ कि ना? तो हम लोग बात करेंगे डेली ओसीपीज की। मैंने अभी ऐसे लिख दिया है, सही से लिख लेना, वैसे नोट से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। डेली ओसीपीज कैसी लेती हैं? ये हार्मोनल पिल्स लेती हैं, मतलब ये आपके हार्मोन से चेंज करती हैं, ये हार्मोन्स चेंज करती हैं। तो ये कैसी पिल्स होती हैं? हार्मोनल पिल्स लेती हैं। ये कैसी पिल्स लेती हैं? हार्मोनल पिल्स रहती हैं। हाँ कि ना? ये कैसी पिल्स लेती है? हार्मोनल पिल्स लेती है, मतलब ये आपके हार्मोन में चेंज लाती है, ये आपके हार्मोन तो मैनिपुलेट करती है। इनमें रहता क्या है? इनमें रहता है आपका, बता देते हैं, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन रहता है तो आर्टिफिशियल है, ऑब्वियस सी बात है। और बता देते सिंथेटिक ईस्ट्रोजन रहता है। सिंपल सी बात है, मतलब ये जो हार्मोनल पिल्स हैं इनके कंपोजिशन में, जो कंपोजिशन है उसमें क्या लेता है? सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर प्रोजेस्टेरॉन लेता है। हाँ कि ना? आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन लेता है और आर्टिफिशियल ईस्ट्रोजन लेता है, मतलब सिंथेटिक बता देते हैं वो लेता है, सिंथेटिक ईस्ट्रोजन लेता है। तो ये इसके दो कंपोजिशन है। अब एक बात याद रखनी है कि पिल्स जो है, डेली पिल्स बहुत अलग अलग प्रकार की आती है। कुछ में सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन और कुछ में सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन मिला के दे सकते हैं, कुछ में सिर्फ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन दिया होगा। हाँ कि ना?
समझ में आया? तो कुछ में सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन मिला के दे सकते हैं, कुछ में सिर्फ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जिनमें सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन और सिंथेटिक एस्ट्रोजन मिला के दिया जाता है, उनमें ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन मोल लेता है, मोल इन अमाउंट लेता है, और जो सिंथेटिक एस्ट्रोजन जो लेता है ये लेस इन अमाउंट लेता है। ये क्या लेता है? लेस इन अमाउंट लेता है। हाँ कि ना? यस सर। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे इस पिल्स के एग्जाम्पल कौन है? डेली ओसीपीज के माला एन एंड माला डी। माला एन एंड माला डी इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। माला एन एंड माला डी इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये बात समझने की है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? यस सर, इतनी बात हमें समझ में आती है। ठीक है, माला एन एंड माला डी इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब ये जो डेली ओसीपीज जो रहती है, इनकी आप स्लिप देखोगे, तो ये जो इनकी स्लिप मिलती है आपको मेडिकल शॉप में, ये जो ऐसे एक स्लिप मिलती है इनकी मेडिकल शॉप में, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ये रहती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो लिखना बता रहा हूँ कैसे होगा। बस ऐसे ही रहेगी, 2 मिनट लिखना, पता चलेगा बस। इसमें आपको 30 टैबलेट मिलती हैं। इसकी जो स्लिप आपको मार्केट में मिलेगी उसमें 30 टैबलेट मिलती हैं। उसमें आपको कितनी टैबलेट मिलती है? 30 टैबलेट मिलती है। कितनी टैबलेट मिलती है? 30 टैबलेट। हाँ कि ना? कुछ में 28 भी मिलती है, तो हम लोग 28 मानते हुए चलेंगे। हम लोग क्या मानते हुए चलेंगे? 28 मानते हुए चलेंगे। हाँ कि ना? यस सर। वैसे 30 और 28 की ही मिलती हैं, पर हम लोग 28 मानते हुए चलेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में 28 की बात की गई है। ठीक है। अब इनमें से ये जो 7 पिल्स हैं ये दूसरी रहती हैं, इसीलिए इनका कलर कुछ और कर दे रहा हूँ। इनका कलर मैं कर दे रहा हूँ ये लाल। आई होप सो लाल दिख रहा होगा। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। अब इसमें समझनी है कि जो इनकी ये जो स्लिप है, इनमें जो है, इनमें 21 जो लेती हैं, 21 पिल्स जो लेती हैं, 21 जो पिल्स लेती हैं वो कैसी लेती हैं? 21 हार्मोनल पिल्स लेती हैं। 21 हार्मोनल पिल्स लेती हैं, मतलब जो हॉर्मोन्स में चेंज लाती हैं। और बता देते हैं, जो 7 पिल्स जो हैं वो आयरन की रहती हैं। वो किसकी रहती हैं? आयरन की रहती हैं। 7 पिल्स आयरन की रहती हैं। हाँ कि ना? यस सर। अब सर 21 पिल्स हार्मोन की क्यों लेती है और 7 पिल आयरन की क्यों लेती है? ये समझने की बात है। क्या होता है समझना? क्या होता है, जो ये डेली ओसीपीज है ना, ये डेली ओसीपीज है ना, ये आपको पूरे अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान लेना पड़ता है महीने के, अगर आपको कॉन्ट्रसेप्शन करना है। तो मान लो हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली कितने दिन का लेते हैं? 28 उतने समय का लेते हैं, 28 दिन का लेते हैं। हाँ कि ना? तो ये आपका फर्स्ट दिन है, और ये आपका क्या है? 28 डे है। 28 डे है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, समझ में आया? इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब क्या होगा समझने की बात है। अब क्या होगा समझने की बात है कि यहाँ से जो पहले के 5 दिन है, यहाँ के जो पहले के 5 दिन है, हाँ कि ना, इसी दौरान आपको अपनी ओसीपीज की जो स्लिप है, ये जो एक स्लिप है इसे चालू करना पड़ता है। मतलब इसी के दौरान
आपको ये जो 28 पिल्स हैं इनका कंजम्पशन चालू करना पड़ता है, हाँ कि ना? यस सर। आप क्या करते हो, पहले 21 डेज, पहले 21 डेज आप कौन सी पिल्स लेते हो? पहले 21 डेज आप हार्मोनल पिल्स लेते हो। पहले 21 डेज आप क्या लेते हो? हार्मोनल पिल्स लेते हो। और फिर क्या देते हैं, बचे हुए 7 दिन आप आयरन पिल लेते हो। आप क्या लेते हो? आयरन पिल लेते हो। ऐसा क्यों सर? कि आपको 21 डेज पहले हार्मोनल पिल्स लेनी पड़ती हैं, फिर 7 डेज आपको आयरन की पिल्स लेनी पड़ती है। समझने की बात है कि जब आप पिल्स लेते हो तो ये पिल्स में रहता क्या है? इन पिल्स में रहता है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन और सिंथेटिक ईस्ट्रोजन। पर ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो है, चाहे सिंथेटिक हो, हाँ कि ना? तो हमारी बॉडी इन्हें प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन की तरह ट्रीट करती है, हाँ कि ना? अब क्या होता है, पहले से ही प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन इतने ज़्यादा रहते हैं, इन पिल्स को कंज्यूम की कोई फीमेल, तो उनके जो वो रहते हैं, क्या कहते हैं, उनकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मात्रा पहले से ही इतनी ज़्यादा रहती है कि एफएसएच और एलएच निकलते नहीं है। क्योंकि हम लोग को पता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का डाइफेजिक इफेक्ट होता है। जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मात्रा कम रहती है तो गोनाडोट्रोपिन, एफएसएच और एलएच की मात्रा भी बढ़ते रहती है, जैसे जैसे धीरे से इनकी मात्रा बढ़ते हुए रहती है। फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मात्रा जब एकदम ज्यादा हो जाती है, तब ये एफएसएच और एलएच की मात्रा तो इनहिबिट कर ले लेते हैं, उनकी मात्रा तो घटा ले लेते हैं। इसी तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की डाइफेजिक इफेक्ट बोलते आ जाता है, हाँ कि ना? ये सर, ये हम लोग ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ चुके हैं, हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। अब ये बताओ, अगर एफएसएच और एलएच निकलेगा नहीं तो क्या ग्लेपियन फॉलिकल पे डेवलपमेंट नहीं होगा? आंसर है नहीं होगा सर, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एफएसएच ही तो आपका ग्लेपियन फॉलिकल का डेवलपमेंट करवाता है, एलएच आपका ओव्यूलेशन करवाता है, एलएच सेल्स। तो अगर एफएसएच और एलएच की मात्रा को इनहिबिट किया जाएगा, उनकी मात्रा को कम किया जाएगा इन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के द्वारा, तो क्या आपका ग्लेपियन फॉलिकल बनेगा? आंसर है नहीं। क्या आपका ओव्यूलेशन होगा? आंसर है नहीं। समझ में आई? क्या आपका ग्लेपियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा? आंसर है नहीं। क्या आपका ओव्यूलेशन होगा? आंसर है नहीं होगा सर, नहीं होगा। समझ में आया? यस सर। अब क्या होता है, बेसिकली समझने की बात है, पर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मात्रा अच्छी होने के नाम से आपकी जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है वो अच्छे से डेवलप होगी। यूट्रस की एंडोमेट्रियम को डेवलप करने के लिए तो आपको बस प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन चाहिए। तो आपके प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है वो अच्छे से डेवलप होंगे। वो क्या होंगे? वो अच्छे से डेवलप होंगे। समझ में आई इतनी बात? यस सर। पर जैसी आप इन 20 आप जैसी समझने कि इन 21 डेज आप जब ये लेंगे, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, 21 डेज जब आप वो लेंगे, क्या, इन 21 डेज जब आप हार्मोनल पिल्स लेंगे, इन हार्मोनल पिल्स में रहेगा आपका प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो इस समय आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मात्रा हाई रहेगी। क्या रहेगी? हाई रहेगी। तो इसके कारण यहाँ पे गलेपियन फॉलिकल नहीं बनेगा, यहाँ पे गलेपियन फॉलिकल नहीं बनेगा, ना ही ओव्यूलेशन होगा। तो यहाँ पे जो 14th डे में जो ओव्यूलेशन होना था वो नहीं होगा। समझ में आया? यस सर। एफएचएच और एलएच के कम होने के नाम से ग्लेपियन फॉलिकल की डेवलपमेंट नहीं होगी और ओव्यूलेशन नहीं होगा। समझ में आए? तो यहाँ पे जो 14th डे में ओव्यूलेशन था वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैं एक ही चीज को 2 से 3 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि समझ में आए, ठीक है, और याद हो जाए क्लास में। तो 14th डे में जो ओव्यूलेशन था वो नहीं होगा। पर इस समय जो है 5th डे के बाद 21st डे तक जो आपका एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होने की, क्या वो होगी? आंसर है यस। आंसर है यस। अब 21st डे जैसे ही आप ये पिल्स लेना बंद करेंगे तो 21st डे से 28 डे तक आपकी बॉडी में धीरे धीरे करके प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मात्रा घटते जाएगी। इन जो हार्मोनल पिल्स हैं इनका इफेक्ट, जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मात्रा ये सप्लाई कर लेते वो घटते जाएगा, हाँ कि ना? तब एंडोमेट्रियम टूटना चालू होगी। अब एंडोमेट्रियम टूटना चालू होगी, हाँ कि ना? यस सर। अब एंडोमेट्रियम टूटना चालू होगी। यस सर। अब ये बताओ, क्या यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ? आंसर है नहीं। तो यहाँ पे अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी आगे जाके तो वो कैसी होगी? नॉन ओव्यूलेटरी,
या एनओव्यूलेटिव मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी जिसमें आपका ओव्यूलेशन हुआ, जिसमें आपका सेकेंडरी oocyte ओवम नहीं होगा। हाँ कि ना? समझ में आया? तो यहाँ पे से जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी इस 21st डे के बाद, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तब आपका एनओव्यूलेटिव मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। एनओव्यूलेटिव मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। हाँ कि ना? एनओव्यूलेटिव मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। एनओव्यूलेटिव मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। हाँ कि ना? यस सर। इस 28th डे के बाद फिर से जो दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी उसके पहले के 5 दिन आपका क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फेस होता है, तो उस समय ब्लड निकलता रहता है, तो एंडोमेट्रियम की टूटने का जो ब्लड है, मेंस्ट्रुअल फेस जो है वो कैसा होगा, एनओव्यूलेटिव मेंस्ट्रुअल होगा उस समय। हाँ कि ना? यस सर। तो सर ये जो 27 डेज आइलैंड पिल ले लें, ये क्यों ले लें? समझने की बात है। अभी हम लोगों ने प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ाई हुई थी, एस्ट्रोजन की मात्रा हम लोगों ने हार्मोनल पिल्स के थ्रू बढ़ाई हुई थी, पर अब क्या करेंगे, अब हम लोग एंडोमेट्रियम की शेडिंग करवाएंगे 28 के बाद। हाँ कि ना? एंडोमेट्रियम की शेडिंग होगी तो ब्लड लॉस हो सकता है, तो ब्लड लॉस होगा, अच्छा खासा ब्लड लॉस होगा। तो उस ब्लड लॉस से कोप अप करने के लिए हम बॉडी को पहले से ही 7 दिन तक आयरन की पिल्स देते रहते हैं, ताकि बॉडी में इनफ वो रहे, क्या रहे, आयरन रहे, इनफ ब्लड रहे। तो इसके बाद जो मेंस्ट्रुअल शेडिंग होगी उससे बॉडी को कोई इफेक्ट ना पड़े, उससे बॉडी को कोई इफेक्ट ना पड़े। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? तो हुआ क्या, हम लोग 21 डेज हार्मोनल पिल्स लिए, तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मात्रा पहले से ही ज्यादा थी हमारी बॉडी में, तो एफएसएच और एलएच नहीं बने। एफएसएच और एलएच कम बने, नहीं बने, इनफ नहीं बने, तो गलेटियन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट नहीं हुई, ओव्यूलेशन नहीं हुआ। ओव्यूलेशन नहीं हुआ, ठीक है, समझ में आया? फिर 21 डे बाद जब हम लोग ने, जैसी 21 डे के बाद हम लोग ने क्या किया, हार्मोनल पिल्स लेना बंद किया, तो हमारी बॉडी धीरे धीरे रियलाइज की थी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो रही है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो रही है। हाँ कि ना? यस सर। अब जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मात्रा कम होगी तो एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होना चालू होगी। फिर 28 डे के बाद इतना कम हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मात्रा 28 डे तक कि फिर आपकी अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंस्ट्रुअल फेज चालू हो जाएगा। अब ये बात याद रखना, यहाँ पे ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसी होगी, एनओव्यूलेटिव मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। चलिए ये आयरन पिल्स क्यों होगी, क्योंकि यहाँ एनओव्यूलेटिव मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हम लोग एंडोमेट्रियम की शेडिंग करवाएंगे, यहाँ पे ब्लड अच्छा खासा निकलेगा, और उस ब्लड से कोप अप करने के लिए बॉडी में ब्लड की कमी ना हो जाए, हम लोग आयरन देंगे पहले से, ताकि जो बॉडी में इनफ ब्लड रहे और बॉडी में कोई एनीमिया और अनीमिया की कंडीशन ना हो। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो यहाँ पे ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ तो क्या, अगर कोई कपल इंटरकोर्स करते हैं रेगुलरली तो क्या उनमें फर्टिलाइजेशन होगा? आंसर है नहीं। ओवम आए, सेकेंडरी oocyte आएगा ही नहीं तो स्पर्म किसे फर्टिलाइज करेगा? सिंपल सी बात है। हाँ कि ना? तो क्या यहाँ पे कॉन्ट्रसेप्शन हुआ? आंसर है यस। आंसर है यस। समझ में आया? और ये जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है ये आपके सर्विक्स के जो म्यूकस लेती है, जो सर्विक्स की म्यूकस लेती है, उसे हॉस्टाइल भी बना देता है आपके स्पर्म्स के लिए, उसे हॉस्टाइल भी बना देता है स्पर्म्स के लिए। समझ में आई इतनी बात? यस सर। तो ये ऐसे काम करते हैं। अब हमें किसके बारे में बात करनी है? अब हमें बात करनी है, अब हमें बात करनी है किसके बारे में? अब हमें बात करनी है वीकली पिल्स के बारे में। हम हमें बात करनी है वीकली पिल्स के बारे में। उससे पहले एक और बात कर लेते हैं कि डेली ओसीपी किस चीज को प्रिवेंट की, कॉन्ट्रसेप्शन तो से बचाने के लिए वो इन्होंने किस चीज को लोड दिया? तो आंसर है, इन्होंने फर्टिलाइजेशन नहीं होने दिया, इन्होंने फर्टिलाइजेशन नहीं होने दिया। समझ में आया? इन्होंने फर्टिलाइजेशन नहीं होने दिया। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं वीकली पिल्स के बारे में, वीकली ओरल पिल्स के बारे में, जो वीक में एक बार ली जाती है, जो वीक में एक बार ली जाती है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। ये वीक में कितने बार ली जाती है? वीक में एक बार ली जाती है। हाँ कि ना? समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है, वीकली पिल्स के बारे में बात की जाती है। अब मैंने यहाँ पे बात की किसके बारे में?
मैंने यहाँ पे बात की अभी डेली ओसीपीज के बारे में। डेली ओसीपीज जो है वो और वीकली ओलर पिल्स में क्या अंतर है? डेली ओसीपीज आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के 28 डेज आप लेते हैं, जबकि डेली ओसीपीज आप हफ्ते में एक बार लेते हैं। आप हफ्ते में एक बार लेते हैं। ये बात याद रखना है कि इनका जो साइड इफेक्ट है वो लेस लेता है, बहुत कम लेता है। लेस साइड इफेक्ट लेस साइड इफेक्ट इनका क्या लेता है? लेस इनका साइड इफेक्ट लेस के लेता है। क्या लेता है? लेस साइड इफेक्ट इन कंपैरिजन टू व्हाट? किससे कंपैरिजन में? तो आंसर है डेली ओसीपीज और इमरजेंसी पिल्स। चलिए इमरजेंसी पिल्स पे सिंपल सी बात है। क्या होता है, कई बार इमरजेंसी की कंडीशन में भी आपको कॉन्ट्रासेप्शन करना पड़ता है, जैसे वेक हो गया, कोई हो गया, या आपके अचानक से आपका वो नहीं था, प्लान कॉन्ट्रासेप्शन था, इंटरकोर्स का पर अचानक से हो गया, तो उस समय आपको इमरजेंसी की कंडीशन में पिल्स लेनी पड़ती है। उस समय के लिए इमरजेंसी पिल्स आती है। तो वो इमरजेंसी पिल्स और डेली ओसीपीज के कंपैरिजन में इनके साइड इफेक्ट्स वीकली पिल्स के कम लेते हैं। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? ठीक है। इनके साइड इफेक्ट कम लेते हैं। हाँ कि ना? यस सर। अब ये जो लेती हैं वीकली पिल्स जो लेती हैं, ये नॉन स्टेरॉइड पिल्स लेती हैं। नॉन स्टेरॉइड पिल्स लेती हैं, मतलब इनमें स्टेरॉइड, मतलब आपके हॉर्मोन्स से छेड़छाड़, यानी हॉर्मोन्स कंटेन नहीं करती, ये आपके हॉर्मोन्स कंटेन नहीं करती। स्टेरॉइड, नॉन स्टेरॉइड पिल मतलब ये आपके स्टेरॉइड हॉर्मोन्स कंटेन नहीं करती। यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की बात की गई, ये तो स्टेरॉइडल हार्मोन है, मतलब ये जो हार्मोनल पिल्स है ये क्या है? स्टेरॉइडल पिल्स। वैसे ही जो वीकली पिल्स है ये नॉन स्टेरॉइड पिल्स लेती है। ये क्या लेती है? नॉन स्टेरॉइड पिल्स लेती है। ये आपके हॉर्मोन्स कंटेन नहीं करती। आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन और आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन कंटेन नहीं करती। हाँ कि ना? हाँ कि ना? समझ में आया? समझ में आया? अब ये डेवलप किसके द्वारा की गई है? तो ये लखनऊ में, इंडिया में ही डेवलप हुई है। इसे डेवलप करने वाली है सी डी आर आई। हाँ कि ना? जो लखनऊ में बेस है, ये इंडिया में ही, भारत में ही डेवलप हुई है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में है। हाँ कि ना? तो सीडीआरआई क्या है? ये इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये गवर्नमेंट की एक संस्था है जो आपके केमिकल ड्रग्स से डील करती है। तो ये इसके द्वारा डेवलप की गई है। तो सर ये स्टेरॉइड कंटेन नहीं करती तो क्या कंटेन करती है? सिंपल सी बात है, इसके केमिकल कंपोजिशन रहता है, इसका केमिकल कंपोजिशन दिया हुआ है शायद एनसीईआरटी में, और इसका केमिकल कंपोजिशन है सेंट क्लोमीन। क्या है? सेंट क्लोमेन। ये सर सेंट क्लोमेन क्या है? सेंट क्लोमेन आपका ईस्ट्रोजन टारगेटेड रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, मतलब ये आपके एंटी हिस्टोजेनिक केमिकल है। ऑब्वियस सी बात है, केमिकल तो लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, पिल्स केमिकल के ऊपर ही काम करती है। पर मैंने बताया कि ये आपके हॉर्मोन्स कंटेन नहीं करती। ये क्या करती है? एंटी हिस्टोजेनिक केमिकल कंटेन करती है, जो आपकी बॉडी में हिस्टोजन के खिलाफ काम करते हैं, अब ये बताओ, ईस्ट्रोजन हमारी एंडोमेट्रियम के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? ईस्ट्रोजन हम जब हमारी एंडोमेट्रियम में बन जब हम फीमेल के बॉडी में बनता है, तो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होती है। एंडोमेट्रियम की जब तक ग्रोथ होती है, एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट करता है, तब जाके उसमें इम्प्लांटेशन हो पाती है। अब अगर ईस्ट्रोजन ही नहीं रहेगा तो एंडोमेट्रियम ग्रोथ नहीं करेगा। अगर एंडोमेट्रियम ग्रोथ नहीं करेगा तो आपका इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। तो ये किस चीज को प्रिवेंट करती है? ये प्रिवेंट करती है इम्प्लांटेशन। तो ये प्रिवेंट करती है इम्प्लांटेशन। तो ये किसे प्रिवेंट करती है? ये प्रिवेंट करती है आपके इम्प्लांटेशन को। हाँ कि ना? ये किसे प्रिवेंट कर रही है? इम्प्लांटेशन को। और ये जो हमारा डेली ओसीपी है, ये किसे प्रिवेंट कर रहा है? ये प्रिवेंट कर रहा है आपके फर्टिलाइजेशन। तो ये किसे प्रिवेंट कर रहा है? ये प्रिवेंट कर रहा है आपके फर्टिलाइजेशन। तो समझ में आई इतनी बात? यस सर। समझ में आई इतनी बात? यस सर। ठीक है। बस इतना छोटा सा टॉपिक पढ़ने में समय लग जाता है, क्योंकि बहुत बेसिक से पढ़ना पड़ता है।
हम्म, ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब बात करते हैं इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स की। इम्प्लांट और इंजेक्टेबल्स क्या होते हैं? ये भी जो है ये भी आपके टेम्पररी उसमें आते हैं, किसमें? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में। इम्प्लांट्स क्या होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, इम्प्लांट जो होते हैं वो हमारी बॉडी के स्किन के हमारी स्किन की जो एपिडर्मल लेयर है ना, उसके नीचे लगा दिए जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे ट्यूब सलीके होते हैं। अब ये ट्यूब क्या करते हैं, बेसिकली समझने की बात है। ये इम्प्लांट्स क्या कंटेन करते हैं? ये भी केमिकल्स कंटेन करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ये भी क्या केमिकल क्या क्रिएट करते हैं? केमिकल्स के लिए कंटेन करते हैं। और वो केमिकल्स क्या लेते हैं? वो केमिकल्स लेते हैं हॉर्मोन्स, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन लेता है इनमें, या तो सिर्फ इनमें प्रोजेस्टेरॉन रहता है, हाँ कि ना? या सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन लेता है, या प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का वो लेता है, कॉम्बिनेशन लेता है। प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन करता है। ये भी कैसे काम करते हैं? ये भी डेली ओसीपीज की तरह काम करते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी ओसीपीज जैसा ही, डेली ओसीपीज जैसा ही है। एफएसएच और एलएच के सिक्रीशन तो रोकते हैं, जिसके कारण आपका फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं हो पाता और ओव्यूलेशन नहीं हो पाता। इसीलिए एनओव्यूलेटिव मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। एनओव्यूलेटिव मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? समझ में आया? समझ में आया। अब इनमें एक एग्जाम्पल दिया जाता है, वो है नॉल प्लांट। वो है नॉल प्लांट। ये नॉल प्लांट क्या है? एक तरह का इम्प्लांट है जो बॉडी के अंदर, बॉडी की जो एपिडर्मिस की स्किन है, एपिडर्मिस की लेयर है स्किन, उसके नीचे लगा दिया जाता है। उसके नीचे लगा दिया जाता है। जैसे ये आपका हाथ है, जैसे ये फीमेल का हाथ है मान लो, हाँ कि ना? यस सर। तो यहाँ पे यहाँ पे अंदर घुसेड़ दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है। सब इसके लिए एनसीईआरटी यूज करती है सबक्यूटेनियसली। सबक्यूटेनियसली मतलब बिलो दी स्किन, बिलो दी एपिडर्मल लेयर ऑफ स्किन। स्किन की जो एपिडर्मल लेयर रहती है ना, उसके नीचे इन्हें घुसेड़ दिया जाता है। और ये क्या सप्लाई करते रहते हैं? ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन सप्लाई करते रहते हैं, जिसके कारण आपकी एफएसएच और एलएच जो है वो इनहिबिट लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में पहले से ही प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मात्रा अच्छी खासी हो जाती है फीमेल्स में, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। और जो ये इम्प्लांट्स हैं जैसे नॉन प्लांट, ये तीन से एक बार इम्प्लांट करने के बाद, बॉडी में एक बार इम्प्लांट करने के बाद और 3 से 5 साल तक आराम से चल सकते हैं। आईयूडीज कितने चलते हैं? 5 से 7 या 5 से 10। ये कितने चलते हैं? 3 से 5 साल तक ये आराम से अपना कॉन्ट्रासेप्शन करते रहते हैं, आराम से कॉन्ट्रासेप्शन करते रहते हैं। अब आते हैं इंजेक्टेबल्स। अब आते हैं इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल मतलब इंजेक्शन जैसे होता है वैसे। अब आते हैं इंजेक्टेबल्स के ऊपर। अब आते हैं इंजेक्टेबल्स के ऊपर, हाँ कि ना? समझ में आया? इंजेक्टेबल्स क्या लेते हैं? इंजेक्टेबल्स केमिकल्स तरीके ही लेते हैं, इंजेक्शन ही लेते हैं। सिर्फ इनका काम अलग रहता है, मतलब कि काम करने का तरीका अलग रहता है। जैसे इम्प्लांट जो है वो बॉडी के बॉडी की यानी बॉडी की स्किन की लेयर के नीचे घुस जाते हैं। ये वहाँ पे जबकि इंजेक्टेबल जो है इंजेक्शन के थ्रू सब स्किन की लेयर के नीचे इंजेक्ट कर दिए जाते हैं और 3 महीने के अराउंड ये अपना काम करते रहते हैं। ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो भी एकदम वैसा ही है जैसे आपका इम्प्लांट है। और दो डेली ओसीपीज का ये भी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मात्रा बॉडी में ज़्यादा रखो, एफएसएच और एलएच को वो ना होने दो, जिसके कारण फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो एनओव्यूलेटिव मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। ये भी काम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वैसा ही है, सिर्फ ये इम्प्लांट से कैसे अलग है? इम्प्लांट हमारी बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर ही स्किन के नीचे रहता है, जबकि इंजेक्टेबल हर बार आप डॉक्टर के पास जाते हो और इंजेक्ट करवाते हर 3 महीने में आते हो, हाँ कि ना? हाँ कि ना? समझ में आई इतनी बात? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। इसका एक एग्जाम्पल है, वो है डीएमपीए। वो क्या है? डीएमपीए। डीएमपीए। डीएमपीए का फुल फॉर्म क्या है? डिपॉट मिडॉक्सी प्रोजेस्टिलॉन एसीटेट। डिपॉट मिडॉक्सी प्रोजेस्टिलॉन एसीटेट। डिपॉट मिडॉक्सी प्रोजेस्टिलॉन एसीटेट, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, समझ में आई इतनी बात?
अब आती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये क्या हो गया? ये तो इम्प्लांट हो गया, इंजेक्टेबल्स हो गया। ये तो कोई फीमेल अपनी, उसे पता है यार कि मुझे अभी कॉन्ट्रासेप्शन करना ही है, तो मैं ये यूज करती है, हाँ कि ना? यस सर। अब क्या होता है, कई बार जैसे आपका लेट का केस हो गया, या कई बार वेस्टर्न कंट्रीज में देखा जाता है कि इंटरकोर्स नहीं करना रहता, उनका नहीं मन रहता अभी बच्चे पैदा करने का, पर जस्ट फॉर इंटरकोर्स, जैसे क्लब हो गया, ये सब में वहाँ का कल्चर है बहुत घटिया है, ठीक है। तो उन लोग वन नाइट स्टैंड ये सब के समय क्या कहते हैं, इमरजेंसी पिल्स लेते, क्या लेते हैं? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं। इनका जनरली पब्लिक में नाम मॉर्निंग पिल्स जैसा चलता है, हाँ कि ना? तो क्या लेते हैं? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लेता है, पिल्स भी हो सकता है, हाँ कि ना? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स लेते हैं, ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स लेते हैं। समझ में आया? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लेते हैं, जैसे आपका लेप हो गया, या कि वन नाइट स्टैंड, ये सब के जो फॉरेन कंट्रीज में चलता है, वन नाइट स्टैंड बहुत जो घटिया ट्रेंड है। अभी यहाँ पे भी लोग हो तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम पड़ रही है। तो उन सब चीज़ों में जब आपको आप गलती से इंटरकोर्स कर लेते, गलती से क्या जान लेते, यानी आप इंटरकोर्स कर लेते पर आपका वो नहीं रहता बच्चे पैदा करने का मन, तो आप इमरजेंसी की कंडीशन में इन सब मेथड्स का यूज करते हो, हाँ कि ना? हाँ कि ना? जब आप कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लेते हैं अननोइंगली, अननोइंगली क्या, यानी कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लेते हैं, या लेट की कंडीशन में क्या करते हैं आप, जो वेव विक्टिम रहता है उससे बचाने के लिए ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स किया जाता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, लेप जो है वो में आजकल की कंडीशन, आजकल जो सोसाइटी में चल रहा है उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि लेप सिर्फ फीमेल का होता है, मेल का भी होता है। मेल का कौन करती है? फीमेल्स करती है। समझ में आ रही है? तो दोनों जेंडर का हो सकता है ये। अब जब फीमेल्स का होता है तो उस समय इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लिया जाता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लिया जाता है। और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड 72 आवर्स के विद इन ले लेना पड़ता है। क्यों 72 आवर्स? क्योंकि स्पर्म जो है वो 72 आवर्स तक ही वायबल रहता है। तो अगर वो फर्टिलाइजेशन होना है तो वो 72 आवर्स के विद इन ही होगा। तो जो इंटरकोर्स हुआ है उसके 72 आवर्स के विदिन ही ये कर लोगे तो स्पर्म मर जाएगा, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। इसमें क्या आ सकता है? इसमें इमरजेंसी पिल्स आ सकती हैं, इमरजेंसी पिल्स आ सकती है, बता देते हैं जिन्हें आई पिल्स, वो इनका एग्जाम्पल क्या है? आई पिल्स। इनमें क्या लेते हैं इन इमरजेंसी पिल्स में? इनमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन रहता है, इनमें सिर्फ क्या लेता है? प्रोजेस्टेरॉन रहता है, ईस्ट्रोजन नहीं लेता। इनमें सिर्फ क्या लेता है? प्रोजेस्टेरॉन रहता है। इनमें क्या रहता है? सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन रहता है, जिसके कारण आपका सर्विक्स का म्यूकस स्पर्म के लिए हॉस्टाइल हो जाता है, हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा ज्यादा लेती है तो आपका ओव्यूलेशन से भी बच जाता है। समझ में आया? दूसरी बात, इनमें क्या ले सकता है? या तो आई पिल्स में तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन है, या प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन वाली पिल्स हो सकती हैं, हाँ कि ना? बता देते हैं प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन वाली पिल्स हो सकती हैं, हाँ कि ना? यस सर। और क्या हो सकते हैं? बता देते हैं विद इन 72 आवर्स आईयूडीज इंसर्ट कर दी जाए फीमेल विक्टिम के, हाँ कि ना? फीमेल विक्टिम के यूटेराइन में आईयूडीज इंसर्ट कर दी जाए लेप के कंडीशन में। अगर किसी को नहीं करना है तो वो अगले दिन जाते डॉक्टर के पास, फीमेल आईयूडी इंसर्ट करवा ले अपने अंदर, हाँ कि ना? तो ये जो है ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं, हाँ कि ना? समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। अब यहाँ पे हमारे टेम्पररी मेथड्स कंप्लीट हो जाते हैं, यहाँ पे हमारे टेम्पररी मेथड्स कंप्लीट हो जाते हैं, हाँ कि ना? आर्टिफिशियल में जितने भी टेम्पररी मेथड्स थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब क्या आएंगे? अब आएंगे परमानेंट मेथड। अब क्या आएंगे? परमानेंट मेथड। अब क्या आएंगे? परमानेंट मेथड आएंगे। परमानेंट मेथड में क्या होता है? जब आप कॉन्ट्रासेप्शन करवाते हो तो वो ऐसे कॉन्ट्रासेप्शन करवाते हो कि आगे अब कभी भी जिंदगी में आपको बच्चा पैदा नहीं करना है, ये सोचते जब आप कॉन्ट्रासेप्शन करवाते हो
तब वो परमानेंट मेथड के अंदर आता है। तब वो अब हमें बात करनी है परमानेंट मेथड या टर्मिनल मेथड के बारे में। तो परमानेंट मेथड मतलब इसमें कॉन्ट्रासेप्शन अब परमानेंटली हो गया है। अब अगर आप इस मेथड को करवा लिए तो आप फ्यूचर में अगर चाहेंगे भी कि बच्चा पैदा कर लें तो नहीं कर पाएंगे, हाँ कि ना, इसीलिए इसे परमानेंट मेथड बोला जाता है। दूसरी बात, अगर आपको कॉन्ट्रासेप्शन करना है तो आप पहले देखेंगे यार मुझे बच्चा पैदा करना है फ्यूचर में, अगर करना होगा तो आप टेम्पररी मेथड अपनाएंगे, वरना आप परमानेंट मेथड अपनाएंगे, मतलब ये कॉन्ट्रासेप्शन का आखिरी मेथड है, हाँ कि ना, इसीलिए इसे टर्मिनल मेथड बोला जाता है। टर्मिनल मतलब आखिरी, हाँ कि ना, यस सर, समझ में आया। इसीलिए इसे परमानेंट या टर्मिनल मेथड बोला जाता है, इसीलिए इसे परमानेंट या टर्मिनल मेथड बोला जाता है। सिंपल सी बात है यार, यस सर, इतनी बात हमें समझ में आती है। अब होता क्या है बेसिकली समझने की बात है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेलेक्ट में इंसेमिनेट करता है मेल का पेनिस, और उस इंसेमिनेशन में क्या निकलता है, सीमेन निकलता है। अब इस सीमेन को में रहता है स्पर्म जो तैरते हुए जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेलेक्ट से एम्प्यूला में जाता है, एम्प्यूला में प्रेजेंट रहता है सेकेंडरी ओवम, जिसे ये फर्टिलाइज करता है और बनता है हमारा ओवम में बदलता है सेकेंडरी ओवम। फिर उसमें क्या देते हैं, स्पर्म और ओवम का मिलन होता है और क्या कहते हैं, जाइगोट बनता है। तो अभी तक जितने भी मेथड अल्लों ने अपनाए उसमें अल्लों ने फर्टिलाइज नहीं होने दिया, उसमें अल्लों ने क्या किया, क्या कहते हैं, उसमें अल्लों ने सोचा कि इम्प्लांटेशन ना हो पाए, क्या कहते हैं, स्पर्म मर जाए ओवम मर जाए। पर क्या अगर मैं स्पर्म और ओवम को उनके रेस्पेक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही कैद कर दूं, तो मतलब सर कैसे, मान लो ये टेस्टिस है, टेस्टिस से यहाँ पे एपिडिडमिस से निकल वॉश डेफिलेंस गया, वॉश डेफिलेंस में वो इजैकुलेटी डक्ट, फिर इजैकुलेटी डक्ट आपका जुड़ा यूलेटा में, यूलेटा फिर आपके पेनिस के थ्रू, यूलेटर मीटर्स के थ्रू इंसेमिनेट कर देता है। वैसे ही जो है फीमेल में क्या होता है, ओवम है, यहाँ पे इनफंडिबुलम है, हाँ कि ना, फिर वो फैलोपियन ट्यूब जो है वो यूट्रस में ले जाती है, हाँ कि ना, यस सर। तो अगर मैं ऐसा कुछ करूँ, अगर मैं कुछ ऐसा करूँ जिसमें से जिसके कारणवश मैं अगर सीमेन में ही स्पर्म ना आने दूँ, तो अगर इंसेमिनेशन होता भी है तो वो सीमेन में स्पर्म रहेगा ही नहीं, तो फर्टिलाइज किसे करेगा, यस सर, यस सर, वो फर्टिलाइज किसे करेगा, तो यानी ओवम को फर्टिलाइज करने वाला ही नहीं रहेगा, यस सर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वॉश डेफिलेंस में कट लगा दूंगा, या मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में कट लगा दूँ। अगर मैं यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में कट लगा दूंगा तो स्पर्म यहाँ से ऐसे जा ही नहीं पाएगा, ओवम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो स्पर्म और ओवम जो है वो उनके रिस्पेक्टिव रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कैद हो जाएंगे। तो कट कैसे लगाया जाता है, यहाँ पे बेसिकली समझने की बात है। ये जो कट लगाया जाता है इसी को यहाँ पे जब अगर उसमें लगा दिया जाए, किसमें, वॉश डेफिलेंस में लगा दिया जाए, वॉश डेफिलेंस में से सर्जरी कर दी जाए, तो इसे बोला जाता है वेसेक्टॉमी। वॉश डेफिलेंस के लिए वेसेक्टॉमी, हाँ कि ना, क्या बोला जाता है, वेसेक्टॉमी। और वहीं अगर फैलोपियन ट्यूब में की जाए ऐसी सर्जरी तो इसे बोला जाता है ट्यूबेक्टॉमी। इसे क्या बोला जाता है, ट्यूबेक्टॉमी, क्या बोला जाता है, ट्यूबेक्टॉमी बोली जाती है, हाँ कि ना, यस सर। अब हमें समझना है कि यहाँ पे करते क्या है, वॉश डेफिलेंस में बेसिकली समझने की बात है, समझने की बात है। क्या होता है कि ये है पेनिस, हाँ कि ना, यस सर, और यहाँ पे है ये स्क्रोटम, हाँ कि ना, यस सर। तो क्या किया जाता है, यहाँ पे पहले इंजेक्शन के थ्रू वो डाल दिया जाता है, इंजेक्शन मार दिया जाता है, जिससे आपको यहाँ पे अगर कट भी लगाएंगे तो कुछ फील नहीं होगा। फिर इस स्क्रोटम में, फिर इस स्क्रोटम में क्या किया जाता है, फिर इस स्क्रोटम में यहाँ पे कट लगाया जाता है, हाँ कि ना, स्कैल्प के थ्रू ये कट लगाए। फिर इस कट को क्या किया जाता है, खोला जाता है, तो अंदर ये जो फेलोपियन ट्यूब लेता है, अंदर ये जो फेलोपियन ट्यूब लेता है, यहाँ पे इसे कैंची के थ्रू कट मार देते हैं इसमें, हाँ कि ना, यहाँ से काट देते हैं। जब यहाँ पे कैंची के थ्रू काटते हैं तो काटने के बाद क्या किया जाता है, इसके ये दो एंड है ना, इसे ऐसे ही लग दिया जाता है। अब जब दो एंड तो ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है था पहले, तो क्या होता था, अगर 24 आवर्स के अंदर कोई आदमी इंटरकोर्स करता था तो
बॉडी की टेंडेंसी रहती है अपने आप को रिपेयर करने की, तो ये आपस में आते जुड़ जाते थे, तो वैसे टॉमिक फेल हो जाती थी। तो आजकल क्या किया जाता है, आजकल यहाँ पे ऐसे बांध दिया जाता है, इसे यहाँ पे ऐसे बांध दिया जाता है, यहाँ पे ऐसे बांध दिया जाता है, हाँ कि ना, यहाँ पे इसे ऐसे बांध दिया जाता है, हाँ कि ना, यस सर, इसे यहाँ पे ऐसे बांध दिया जाता है, समझ में आया, यस सर। तो अगर गलती से जुड़ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, या क्या किया जाता है, काटने की बजाय इस ट्यूब को लिया जाता है, इस ट्यूब को लिया जाता है और यहाँ से ऐसे मोला जाता है, ऐसे मोला जाता है और यहाँ पे ऐसे करके जोर से बांध दिया जाता है ताकि स्पर्म ट्रेवल ही ना कर पाए, समझ में आया, यस सर। ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है, ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है, एब्डोमेन के लीजन में वो डाला जाता है, इंजेक्शन डाला जाता है, फिर आपके उसे कट लगाते खोला जाता है साइड से लेफ्लर से, और आपके फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब ऐसे रहता है, तो उसमें क्या किया जाता है, उसे काट के ऐसे बांध दिया जाता है, उसे काट के ऐसे बांध दिया जाता है, हाँ कि ना, उसे काट के ऐसे बांध दिया जाता है, जैसे उसमें बांधे वैसे ही यहाँ पे भी बांध दिया जाता है, सिंपल सी बात है, हाँ कि ना, बांध दिया जाता है, हाँ कि ना। तो आप बताओ, जब मैंने कट लगा दिया है तो क्या इसे रिवर्स करना पॉसिबल है, आंसर है नहीं, इसीलिए इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर रहती है, परमानेंट मेथड की रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर रहती है, परमानेंट मेथड की रिवर्सिबिलिटी क्या रहती है, बहुत पुअर रहती है, परमानेंट मेथड की रिवर्सिबिलिटी क्या रहती है, बहुत पुअर रहती है, परमानेंट मेथड की रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर रहती है, क्या रहती है, बहुत पुअर रहती है, समझ में आई इतनी बात, परमानेंट मेथड की रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर रहती है। अब इसे नोट से पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो यहीं पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सब खत्म होता है, पूरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यहीं पे खत्म होते हैं, ठीक है सर। आईयूडी तो पढ़ लिया था हम लोगों ने, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से हम लोग तो पढ़ना है, ठीक है, तो समझने की बात है, समझना। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या लेते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं ओव्यूलेशन को, जिसके कारण नॉन ओव्यूलेटिव मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ये पिल्स और टैबलेट जो है ये ओरली लिए जाते हैं, ओरली मतलब बाय माउथ, फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। ये ऑलमोस्ट याद रखना 100% नहीं, ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव रहते हैं, जबकि परमानेंट मेथड ऑलमोस्ट नहीं 100% इफेक्टिव रहता है, उसमें ऑलमोस्ट यूज नहीं होता, ऑलमोस्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में यूज होता है, और ये वर्ल्ड वाइड मोस्ट वाइडली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। ओसीपीस इंक्लूड करते हैं डेली पिल्स, ये क्या इंक्लूड करते हैं, डेली पिल्स, ये डेली पिल्स क्या लेते हैं, हार्मोनल पिल्स लेते हैं, मतलब ये मैनिपुलेट करते हैं एक फीमेल के हार्मोन, तो ओसीपीस हमेशा फीमेल के द्वारा ली जाएंगी, चाहे इंजेक्टेबल हो, चाहे इम्प्लांट हो, चाहे ओसीपीस हो, ये हमेशा फीमेल्स के द्वारा ली जाएंगी, ये हमेशा फीमेल्स के द्वारा ली जाएंगी। इनका कंपोजिशन क्या लेते हैं, इनके कंपोजिशन में लेते हैं केमिकल जैसे नॉलेस्टिलॉन एसीटेट जो रहता है एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, और या इथाइनाइल ईस्टाडायोल जो एक रहता है सिंथेटिक ईस्ट्रोजन, हाँ की ना, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा अमाउंट में लेते हैं और सिंथेटिक ईस्ट्रोजन कम अमाउंट में लेते हैं। ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये ईस्ट्रोजन वाला याद रख लेना, इथाइनिल इथाइनाइल ईस्टाडायोल, नॉलेस्टिलॉन एसीटेट वैसे पूछेगा नहीं, ठीक है, तो ये या तो कॉम्बिनेशन में दिए जा सकते हैं या अलग अलग दिए जा सकते हैं, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन सिंथेटिक एस्ट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन में दे दो, या सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन दे दो, या सिर्फ एस्ट्रोजन दे दो, हाँ कि ना। तो इसके एग्जांपल कौन है, माला एन एंड माला डी, तो माला एन एंड माला डी है क्या, डेली ओसीपीज, ठीक है, तो डेली ओसीपीज की जो स्लिप है वो कंटेन करती है 21 हार्मोनल पिल एंड 7 आयरन पिल्स, हाँ कि ना, यस सर। डेली ओसीपीज आपको स्टार्ट करनी पड़ती है फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में, पहले आपकी 21 हार्मोनल पिल्स ली जाती है, फिर 7 आयरन पिल्स ली जाती है। आयरन पिल्स क्यों दी जाती है, ताकि ब्लड लॉस से, जो ब्लड लॉस की वजह से ब्लड की कमी ना हो और एनीमिया ना हो, उससे बचने के लिए, हाँ ना, और कंपेंस जिस जो क्या कर देता है, कंपेंसेट कर देता है मेंस्ट्रुअल साइकिल से होने वाली ब्लड लॉस को। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन ऑफ हार्मोनल पिल क्या करते हैं, बॉडी में ऑलरेडी प्रोजेस्टेरॉन और हार्मोन की मात्रा को बढ़ा के रखते हैं, जिसके कारण एलएच और एफएसएच का जो सिक्रीशन है वो क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है,
रिजल्ट जिसका रिजल्ट होता है गैलेपियन फॉलिकल और ओव्यूलेशन का ना ना होना, ठीक है, जिसके कारण एनओविलिटी मतलब नॉन ओविलिटी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। जो ये प्रोजेस्टेरॉन है ये सर्विकल म्यूकस को भी थिक और स्कैंटी बना देता है, मतलब हॉस्टाइल टू स्पर्म। हाँ कि ना? ये जो डेली ओसीपीज है ये प्रिवेंट करती हैं फर्टिलाइजेशन, तो ये क्या करती है? प्रिवेंट करती हैं फर्टिलाइजेशन। तो वहीं अगर वीकली पिल्स की बात करूँ तो उसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? सहेली। उसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? सहेली। सहेली तो किसने डेवलप किया? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI ने, जो लखनऊ में स्थित है। इसका साइड इफेक्ट बहुत कम है। इस सहेली का बहुत कम साइड इफेक्ट है क्योंकि ये एक नॉन स्टेरॉइड पिल्स है। हाँ कि ना? और इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। इसकी ऑलमोस्ट 100% कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है। हाँ कि ना? ठीक है। इसके ब्लड में क्या लेता है? सेंट क्लोमेन लेता है, या आप बोल सकते हो और ऑलमेली ऑक्सीफेलॉन लेता है, ऑलमेली ऑक्सीफेन लेता है। हाँ कि ना? तो ये सेंट क्लोमेन क्या है? ये एक ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, मतलब ईस्ट्रोजन तो रिलीज ईस्ट्रोजन के जो वो लेते हैं ना रिसेप्टर्स यूट्रस के ऊपर, उसके साथ ये बाइंड कर जाता है ईस्ट्रोजन की बजाय। तो क्या होता है? ईस्ट्रोजन का जो काम है ना वो कम होने लग जाता है, ईस्ट्रोजन का काम कम होने लग जाता है, तो जिसके कारण आपका कॉन्ट्रासेप्शन हो जाता है, इम्प्लांटेशन से बचा के, इम्प्लांटेशन नहीं होने देता ये। समझ में आया? यस सर। अब आते हैं इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स। ना इसमें क्या रहता है? प्रोजेस्टेरॉन या इसे दे दो, या इसे कॉम्बिनेशन में दे दो विद ईस्ट्रोजन के द्वारा। फीमेल्स में इम्प्लांट जो है वो अंडर द स्किन ब्लीड कर दिए जाते हैं, या इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्टेबल्स इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एकदम डेली ओसीपीज जैसा ही है कि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन जो रहते हैं हार्मोनल इम्प्लांट्स के, ये इनहिबिट करते हैं एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन। ऐसा रिजल्ट जिसके कारण ग्लैपियन फॉलिकल और ओव्यूलेशन नहीं होते, जिसके कारण एनओव्यूलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। इम्प्लांट जैसे नॉल प्लांट एक हार्मोनल कैप्सूल है जो इम्प्लांट कर दिया जाता है, घुसेल दिया जाता है, दबा दिया जाता है सबक्यूटेनियसली स्किन के अंदर। सबक्यूटेनियसली मतलब स्किन की एपिडर्मल सेल के नीचे, एपिडर्मल लेयर के नीचे। और ये इफेक्टिव है फॉर अराउंड 3 to 5 ईयर। ये बताते थे इफेक्टिव है फॉर अराउंड 3 to 5 ईयर्स। हाँ कि ना? यस सर। इंजेक्टेबल जैसे DMPA, डेपोट मिडॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, ये इंजेक्ट कर दिए जाते हैं सबक्यूटेनियसली, और ये इफेक्टिव रहते हैं फॉर अराउंड 3 मंथ्स। तो अगर किसी लेडी को 3 से 5 साल तक नहीं चाहिए प्रॉब्लम, तो वो एक बार इम्प्लांटेशन करवा ले। वरना अगर उसे अगर माने कि अभी 3 महीने बच्चे नहीं पैदा करने, कॉन्ट्रासेप्शन करना है, तो वो इंजेक्टेबल कर ले। आप ही ना? यस सर। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, need to be used within the 72 hours of the unprotected intercourse। की 72 आवर्स के अंदर यूज होना ही चाहिए। इसमें इंक्लूड क्या आते हैं? जैसे सिर्फ ऐसे पिल जो प्रोजेस्टेरॉन कंटेन करते हैं, जैसे आई पिल, जिसे LNG भी बोला जा सकता है। अब ये LNG उससे अलग है। किससे? आईयूडीज में भी एक LNG करके आता है, उसका नाम आन लो बताना, बताओ कमेंट में। तो मैं हर चीज बता दूंगा तो फिर याद नहीं रहेगा, पुराना पढ़ चुके तो वो आपको याद लेना चाहिए। और या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन वाली पिल्स यूज कर सकते हैं, या 72 आवर्स के अंदर ही आप आईयूडी इंसर्ट कर दे फीमेल रिप्रोडक्टिव टैलेंट में। अब परमानेंट मेथड है या टर्मिनल मेथड में क्या होता है? ये एक सर्जिकल मेथड है, ये सर्जिकल मेथड है। इसे स्टेरलाइजेशन भी बोला जा सकता है, मतलब बच्चा पैदा ना कर सके भी बोला जा सकता है। हाँ कि ना? ये ब्लॉक कर देते हैं गैमेट के ट्रांसपोर्ट को ही, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन ही प्रिवेंट हो जाता है। इसकी रिवर्सिबिलिटी बड़ी पुअर है। हाँ कि ना? इसमें ट्यूब को काट के या तो लिंक से ऐसे बांध दिया जाता है, या टाइम कर दिया जाता है। हाँ कि ना? ठीक है। तो ये इंक्लूड करती है वेसेटॉमी इन मेल्स, जिसे वेसलाइजेशन भी बोला जा सकता है, ट्यूबेक्टॉमी इन फीमेल, जिसे ट्यूबेलाइजेशन भी बोला जा सकता है। वेसेक्टॉमी में क्या होता है? ये स्टरलाइजेशन प्रोसेस है मेल्स में, और अ स्मॉल पार्ट ऑफ वॉश डेफलेंस इज रिमूव्ड और टाइड थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन स्क्रोटम। स्क्रोटम में छोटा सा इंसिजन मतलब कट लगाते
अंदर वॉश स्टेपलिन से छोटा सा पार्ट काट लिया जाता है या उसे बांध दिया जाता है। सीमेन इज इजैकुलेटेड विदाउट स्पर्म, ऐसा सीमेन इजैकुलेट होता है कॉपुलेशन के दौरान जिसमें स्पर्म ही नहीं रहता। दूसरी बात आती है ट्यूबेक्टोमी, जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर है फीमेल में। हाँ कि ना, इसमें क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब जो होता है वो काट लिया जाता है या टाइट कर दिया जाता है थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना, वेजाइना के थ्रू कम किया जाता है पर एब्डोमेन में कट लगाते ज्यादा कर लिया जाता है। ठीक है। अब परमानेंट और टर्मिनल मेथड क्या है, ये हाईली इफेक्टिव टेक्निक है वे बता देते हैं विद पुअर रिवर्सिबिलिटी। इसके लिए ये लाइन एनसीईआरटी यूज करती है। ये हाईली इफेक्टिव टेक्निक है, सिर्फ इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है, इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। हाँ कि ना। यस सर। आजकल एक और मेथड चले जिसमें ओवली ही रिमूव करवा देते हैं। तो ठीक जो बता देते हैं मेंस्ट्रुअल मेनोपॉज होता है ना, तो मेनोपॉज जो 50 टू 45 टू 50 इयर्स ऑफ अराउंड या 55 इयर्स ऑफ अराउंड तक एज में होता है ना, तो उससे पहले 5 साल है ना बहुत ज्यादा दर्द देता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। तो उससे बचने के लिए आजकल फीमेल से ना वो हटा देते हैं, वो ही रिमूव करवा देते हैं। क्या कहते हैं, बेसिकली आपकी ओवलीज या कई बार यूट्रस का भी रिमूवल करवा दिया जाता है फीमेल्स के द्वारा, ताकि आगे बच्चा पैदा करना ही नहीं है तो रिमूव करवा दिया जाता है। ये किसी मेडिकल प्रॉब्लम के द्वारा रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया, पर वो कॉन्ट्रासेप्टिव में वैसा नहीं कहना चाहता। ठीक है, तो अब चलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय खाटू श्याम, जय राम जी की।